हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत के साथ बड़ौदा में अपना दबदबा कायम रखा है। कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने बीजेपी प्रत्याशी और पहलवान योगेश्वर दत्त को 10,566 वोटों से चित्त कर दिया। इसके साथ ही इंदुराज बड़ौदा के नए विधायक भी नवनिर्वाचित विधायक चुने गए। उधर परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी और इनेलो के प्रत्याशियों ने हार स्वीकार करा। इस सब के बीच अहम आपको ये और बता देते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा न्यूज के सर्वे पर जनता ने अपनी मुहर लगा दी है। बड़ौदा विधानसभा सीट पर लगातार चौथी बार कब्जा करके कांग्रेस ने साबित कर दिया कि बड़ौदा उसी का गढ़ है। हालांकि बड़ौदा में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर थी, लेकिन इंदुराज नरवाल ने शुरू से ही बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त पर बढ़त बनाए रखा। आखिरकार 20 राउंड की गिनती के बाद नरवाल ने योगेश्वर दत्त को 10,566 वोटों से मात दी। जैसे ही इंदुराज ने योगेश्वर दत्त को हराया, वैसे ही हरियाणा न्यूज के सुपर सर्वे पर मुहर लग गई, क्योंकि हरियाणा न्यूज ने भी अपने सुपर सर्वे में इंदुराज को जिताया था। हरियाणा न्यूज ने अपने सुपर सर्वे में कांग्रेस के इंदुराज को 66,882 वोट दिए थे, जबकि कांग्रेस को 60,636 वोट मिले। इसी तरह बीजेपी को हमने अपने सुपर सर्वे में 52,138 वोट दिए थे, जबकि चुनाव में बीजेपी को 50,070 वोट मिले हैं। वहीं अपने सुपर सर्वे में इनेलो को 5,201 वोट मिलता हुआ दिखाया था। जनता ने इनेलो को भी हमारे सर्वे के मुताबिक सिर्फ 5,003 वोट दिए हैं, यानी जो हमने दिखाया जनता ने करीब करीब उसी पर मुहर लगाई है। हमने अपने सर्वे का आधार करीब 71.5% वोट को रखा था, लेकिन वोटिंग हुई 68.57%, यानी हमारे दिखाए वोट प्रतिशत से 1.93% वोटिंग कम हुई। इसलिए वोटिंग के आंकड़ों में थोड़ा अंतर है। इसके साथ ही सर्वे को लेकर एक बार फिर हरियाणा न्यूज का डंका बजा है, जिसका लोहा बड़े बड़े दिग्गजों ने भी माना है। एक सर्वे भी किया था और आपसे बात भी की थी सरकार की चूल तो उस समय हमने कहा था कि सर्वे आपका ठीक है, आपको मुबारक। हरियाणा न्यूज बड़ौदा में जीत से उत्साहित विक्ट्री साइन दिखाकर इंदुराज नरवाल ने अपनी जीत स्वीकार की। साथ ही जीत का सेहरा बड़ौदा की जनता के साथ ही भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सर बांध दिया। इसके साथ ही इंदुराज ने भी हरियाणा न्यूज के सर्वे की तारीफ करते हुए धन्यवाद किया। मेरे भाई हरियाणा का उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है और बड़ौदा लखा ने ये बता दिया एक भारत सरकार को कि ये चंडीगढ़ की तरफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जी चल पड़े। जिस तरह से वो कह रहे थे एक सीट से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पर पूरा फर्क पड़ेगा। आप देखना इस सरकार की चूल लगाने का काम करेगा हल्का बड़ौदा की जीत। श्रेय देना चाहते हो इसका चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को श्रेय। हालांकि पिछली बार भी योगेश्वर दत्त ही बीजेपी की ओर से मैदान में थे और इस बार बीजेपी ने उन पर ही भरोसा जताया, लेकिन इस बार भी वो 10,566 वोटों से कांग्रेस से पिछड़ गए। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के साथ इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक ने भी अपनी हार स्वीकार की है। लेकिन फिर भी विचार करेंगे आखिरकार कहाँ कमी रही 10,000 वोटों से। देखिए वो चीजें तो अभी देखेंगे कि भाई कहाँ कमी थी। कुछ कमी हमें में होगी तो हम लोगों की उम्मीद खड़ा नहीं उतर पाए, लोग हमें असर नहीं कर पाए। ओके भैया, हमारी ना तो इंडियन नेशनल लोक दल किसी कार्यकर्ता में कोई कमी थी, ना ही कोई हमारे बड़े नेता में कोई कमी थी। अगर मैं मानूंगा तो छोटी मोटी कोई कमी मैं अपनी ही मानूंगा। मैं लोगों को रुझान अपनी तरफ ना कर पाया। और मेन इसमें ड्रॉबैक में जो आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस बीजेपी ने एक जात पात धर्म मजहब पर बांटने का काम किया और पूरे चुनाव में आपने भी देखा हुआ बखूबी एक जाति विशेष का चुनाव बनाने का काम किया है, जिससे लोग कहीं ना कहीं बरगला लिए गए हैं। फिर भी हम जनता का जो फैसला है उसको सराखों लेते हैं। एक तरफ बड़ौदा में हार से बीजेपी और इनेलो प्रत्याशी मायूस हैं, तो दूसरी तरफ इंदुराज गदगद हैं। वो अपनी जीत के लिए एक तरफ बड़ौदा की जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़ौदा में विकास की खाका तैयार कर उसे पूरा कराने का संकल्प भी ले रहे हैं। बड़ौदा से संजय राठौर और राजा पटेल के साथ सुनील जिंदल की रिपोर्ट।
हमने बताया था और जीत का जो हमने आंकड़ा बताया था, और जीत का आंकड़ा उसके आसपास ये नतीजे रहे। एक बार फिर से हमारे सुपर सर्वे पर जनता की मुहर लगी है। सौभाग्य है ये। बड़ौदा में सर्वे का सटीक अनुमान हरियाणा न्यूज ने लगाया। सुपर सर्वे में इंदुराज को मिली थी जीत। सुपर सर्वे से फाइनल रिजल्ट एकदम मेल खाता हुआ, बहुत करीब करीब मेल खाता हुआ। सर्वे में सुपर साबित हुआ हरियाणा न्यूज। हर बार की तरह इस बार भी सुपर सर्वे सटीक सर्वे साबित हो गया आज नतीजों के ऐलान के बाद। बड़ौदा में कांग्रेस की जीत हुई है। हरियाणा न्यूज ने अपने सुपर सर्वे में इसे पहले ही दिखा दिया था। बड़ौदा में कांग्रेस की जीत हुई। इंदुराज ने पहलवान को चित कर दिया। 10,566 वोट से योगेश्वर दत्त को इंदुराज नरवाल ने हरा दिया है और नवनिर्वाचित विधायक बन गए हैं। पहली दफा कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और पहली ही दफा विधानसभा की तरफ जाने का इनका रास्ता क्लियर हो गया। पहली ही दफा में ये जीत गए हैं। बीजेपी के खेमे में निराशा, तो कांग्रेस पहले के मुकाबले और ज्यादा आशावान नजर आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने इस जीत के बाद यहां तक कह दिया कि ये आप समझिए कि अगले चुनावों की एक वानगी है और जनता ने ये दिखा दिया है कि बीजेपी को वो अब नापसंद कर रही है। सुपर सर्वे में इंदुराज को जीत मिली थी। हरियाणा न्यूज के सुपर सर्वे पर अब जनता ने अपनी मुहर लगा दी है। अब ग्राफिक्स के जरिए भी नतीजों को देख रहे हैं। सर्वे के अनुमान थे 14,724, ये जीत हार का आंकड़ा था। 10,566 वोटों से इंदुराज नरवाल जीत गए हैं। आइए पैनल से मिलवाते हैं आपको। हमारे साथ योगेश कौशिक हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ यहाँ पर खालिद चहलका है, प्रवक्ता कांग्रेस, एकदम समय से हाजिर हैं। बहुत स्वागत है सर, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप बैठे हैं, बहुत बधाई आपको। रजवन डहिनवाल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता इनेलो। रजवन जी बहुत स्वागत है रेडा न्यूज पर। शुरुआत कर देते हैं आज खालिद चहलका आपसे। हरियाणा न्यूज का सुपर सर्वे पर मुहर लग गई। सबसे पहले तो मैं जो ये जीत हुई है इसके लिए बड़ौदा के किसानों को, महिलाओं को, वहां के युवाओं को, जिन्होंने किसानों के विरोध में बने कानूनों को खारिज कर दिया और कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास दिखाया, इसके लिए उनका बहुत बहुत बधाई हो। ये हमारे तमाम कार्यकर्ताओं, पूरी लीडरशिप की एक तरह से जीत है। दूसरी बात, आपके सर्वे की जो बात है, आपका एक अच्छे सर्वे रहा, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। इससे जो एक कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया और कार्यकर्ता पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ता है, इससे हरियाणा के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा मनोबल बढ़ेगा। इसके लिए लीडरशिप को हम धन्यवाद देते हैं, अपनी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी को, विपक्ष प्रतिपक्ष नेता माननीय हुड्डा साहब को, सबको हम बधाई देते हैं कि उन्होंने कार्यकर्ता में विश्वास दिखाया और वो कार्यकर्ता इस तरह से लड़ा जिन्होंने एक विश्व प्रसिद्ध पहलवान को पटकनी दे दी। इसके लिए हरियाणा की और बड़ौदा की जनता बधाई का पात्र है, जिन्होंने पूरी तरह से किसानों के विरोध में जो कानून बनाए गए उनको हरियाणा में खारिज कर दिया। इस सब के लिए उनको बधाई है। कांग्रेस इस वक्त गदगद है। कांग्रेस खालिद चहलका की बातों से जान पड़ता है। कौशिक साहब, एक बार फिर सटीक सर्वे साबित हुआ हरियाणा न्यूज का। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप इतनी मेहनत करते हैं कि जब हमने 40 सीटें बताई थी बीजेपी की तो एग्जैक्ट 40, जेजेपी की 10, एग्जैक्ट 10। तो इतनी मेहनत जो होती है और उसपे उस टाइम पे उंगली उठाई जाती है और उठाई गई। मेहनत रंग लाती है। अरे मेहनत रंग लाई। अभी मैं उंगली उठाई गई लेकिन सर्वे सटीक रहा। हाँ, अभी मैं एक चीज और इसमें ऐड कर रहा हूं।
ये जो 2-4-5 हजार का अंतर है, ये अंतर हमारी गलती का नहीं है। हाँ। ये वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुई है। अगर जितनी हमने वोट बताई थी उतनी डलती तो ये आंकड़ा उतना ही होता। हाँ, उतना ही आंकड़ा होता। आंकड़ा एग्जैक्टली वही होना था। अब एक तो मैं उस टाइम पे जेजेपी वाले बड़े नाराज थे हमसे कि हम तो सारे के सारे वोट शिफ्ट कराएंगे, तो फिर हमने ये भी बात करी थी, 70,000 आ गया, आप तो अपने घर बैठो। लेकिन हमारा जो काउंटिंग थी आप लोगों की, एक राउंड की, और जिस राउंड के हिसाब से चला, और लगभग जो काउंटिंग आज चली है उतने ही राउंड, उनके राउंड ज्यादा थे, यहाँ पे राउंड ज्यादा थे। अगर मैं उन 2-3 को राउंड को जोड़ता हूं तो एग्जैक्टली वही निकल के आ रहा था जो हमारा निकल के आया था, यहाँ हमारा दिखाया गया था यहाँ पे। तो मतलब सबसे पहले मतलब जनता को भी ये मानना चाहिए, और ये जेजेपी और बीजेपी को स्पेशली ये इन्हें कदर करके इन्हें धन्यवाद आपका करना चाहिए। हालांकि टीवी चैनल पे वो ये बोल के गए थे कि जी हाँ ठीक है हम मेहनत करेंगे, लेकिन हमें तो ये जमता नहीं है, ऐसी बातें करके गए थे वो। ठीक है, उन्होंने मेहनत नहीं, उन्होंने तब धन्यवाद किया था कि अच्छा हुआ आपने कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाया, अब हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। किया भी, मेहनत किया भी। नहीं मेहनत नहीं की, मेहनत की पैसे के हिसाब से। ये भी मैं बताता हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट अब मैं भी बता रहा हूँ आपको। मैं वहां पे गया भी था 2 दिन लगातार, वहां पे बाद में बेतहाशा पैसा खर्चा किया गया है। और बीजेपी जिसको कि ये कहा करते थे कि मॉरल कैरेक्टर की पार्टी है, उनके सारे मॉरल ध्वस्त हो गए थे इस इलेक्शन में। उन्होंने कहां कितना पैसा खर्च किया, अगर मैं जोड़ूं, तो खैर जांच का विषय हो जाएगा, लेकिन सीएम को हमने मंचों पर बहुत मेहनत करते हुए देखा। वो हो नहीं सकता ना, कोई जांच सुपर सर्वे के तुरंत बाद बीजेपी ने हमें धन्यवाद कहा था कि अब हम ज्यादा मेहनत करेंगे। बाकी जो आप जो कह रहे हैं वो जांच का विषय है, मैं उस पर बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे पास उनके प्रूफ अभी नहीं है ना, तो मैं उन पर बोल भी नहीं सकता। लेकिन बेतहाशा पैसा खर्चा किया गया। और उसके अलावा एक बीजेपी की खास चीज में जो मैंने पहले भी कहता था, आज फिर मैं उसकी दाद देता हूं कि उन लोगों में एक खास बात यह है कि गांव के साथ और बूथ के साथ उन्होंने अपने लोग लगा दिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। हर गांव के साथ मंत्री लेवल का आदमी लगा हुआ था। 54 गांव है वहां टोटल, और 54 गांवों में उनके लोग मंत्री लेवल के लोग लगे हुए थे। तो इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी। मैं फिर बार बार कहता हूं, कांग्रेस अगर इतना मेहनत कर जाए तो 75 पार का नारा जो उन्होंने दिया, ये 75 पार कर सकते हैं। कांग्रेस में हम हमारे सर्वे बिल्कुल सटीक थे, हमेशा सटीक रहते हैं। और मैं कांग्रेस को फिर भी कहूंगा अब कि इन्हें मेहनत करने की जरूरत है। अगर इन्होंने ये मेहनत पुराने चुनाव में की होती तो उस वक्त भी नतीजे वैसे ही होते जो हम लोग सर्वे कर रहे थे, मतलब शुरू में जो हम कर रहे थे, शुरू में जो कर रहे थे कि कांग्रेस फाइट लेकिन में। तब मेहनत और परिवर्तन की भी जरूरत नहीं, उस टाइम पे इन लोगों ने माना नहीं। हाँ। कांग्रेस ही नहीं मानने के लिए तैयार थी कि वो इतनी बड़ी फाइट में है। ये खुद मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने 75 पार का नारा लगा दिया। ये 75 से परेशान थे, इन्हें पता नहीं कि उनकी 40 आएंगी। और हमने बार बार कहा कि आप जबरदस्त फाइट में हैं। लेकिन तब भी हमारा सर्वे एक जान इनको दे रहा था, एक मजबूती बिल्कुल हाँ, मजबूती था इनके पास, और रिजल्ट भी तब भी वैसे ही थे जो सर्वे था। रिजल्ट वही तो थे जो 10 सीटें अगेंस्ट बीजेपी गई, वो बीजेपी में जाके मिल गई, तभी तो सरकार बन गई। हम बार बार कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफत है, और उसी की वजह से ये सारा का सारा जो हुआ। रजवंत हिंदवाल, नकार रहे थे आप हमारे सर्वे को, बड़ौदा की जनता ने मुहर लगा दी। आप तो जीत देख रहे थे अपनी, हमने कांग्रेस को जीतते हुए देखा, दिखाया, और आज जीत पर मुहर, सर्वे पर मुहर। जी, आपकी जीत पर, आपके सर्वे पर हम मोहर लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। लेकिन बात हमने सिर्फ ये कहा था कि हम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोग जनमत हमारे साथ आया, जनता हमारे साथ आ रही थी, तो आपके जो सर्वे को और हम जो हकीकत जो दिखा रहे थे, उस सर्वे को और हकीकत को हम कंपेयर कर रहे थे। हम आपके बात को नकार नहीं रहे कि आपने गलत दिखाया, लेकिन हम भी तो आपको हकीकत से वाकिफ करा रहे थे कि जिस प्रकार जनता हमारे साथ आ रही थी उसको हम कैसे नकार दें।
वो एक अलग बात है कि हम उसको वोट में तब्दील नहीं करा पाए, क्या कमी रही, इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। हमने कभी भी आपके इसको सर्वे को नकारा नहीं, लेकिन हम आपको हकीकत से वाकिफ करा रहे थे कि जो ग्राउंड में जो रियलिटी चल रही है, जिस प्रकार जनता हमारे साथ आ रही है, हम उसको कैसे नकार दें। आप इस पर बाद में मंथन करेंगे, लेकिन जो पहले नहीं नकारा सर, मतलब जिस तरह से जन समर्थन आप महसूस कर रहे थे, आप जोगिंदर मलिक को जीतते हुए देख रहे थे, इनेलो के हिस्से ये सीट जाते हुए देख रहे थे, ठीक है, बाद में मंथन और समीक्षा ये तो बीजेपी भी करेगी, बीजेपी जेजेपी अब मिलकर करे या बीजेपी अकेले करे, लेकिन जो जन समर्थन था वो सर 5,000 तक ही कैसे सिमट गया। देखिए, मैं वही तो चीज आपको बता रहा हूँ कि इसी चीज पे तो विचार और मंथन होगा कि ऐसी क्या वजह रही कि हम इतने पिछड़ गए। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अनामिका जी, एक चीज और बताता हूँ, फिर भी हम लोगों की जगह, लोगों के दिलों में जगह बना पाए, लोगों के दिल में जगह बना पाए। जिस पार्टी को ये कह रहे थे कि भाई पार्टी बिल्कुल डूब गई, हम अगर हमारी 3200 से ऊपर अगर हमारी वोट आई तो हम सोच के देखिए, हम कहीं ना कहीं 4 साल हमारे और पड़े हैं, 4 साल में हम कितना आगे काम करेंगे, हम अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, बहुत जरूरी है। और मैं दाद देती हूँ कि अभी भी आप पॉजिटिव हैं, और चाहे कुछ वोट ही जरूर बढ़े हो, लेकिन आप उससे खुश हैं, ये संतोष होना, ये संतोष का भाव होना बहुत जरूरी है कि हम धीरे धीरे ही सही, कछुआ चाल से ही सही, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको यही कह रहा हूँ कि बढ़त जरूर मिली है। हाँ, बढ़त जरूर मिली है, लेकिन राजकुमार सैनी आपसे आगे हैं। देखिए, राजकुमार सैनी जी का अपना एक अलग है, वो भाईचारे को तोड़ने वाले लोग हैं, वो किस प्रकार जनता को गुमराह करते हैं। हरियाणा के भाईचारे को जो तोड़ने का काम किया, उसके साथ कुछ लोग गुमराह जरूर हुए हैं। चले, मैं रुक करूंगी, हमारे साथ बीजेपी से रेणु भाटिया जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी नेत्री। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका। दूसरी बार भी योगेश्वर दत्त हार गए, कांग्रेस को जीत मिली है। सुपर सर्वे में हमने बिल्कुल सटीक अनुमान लगाया था, आज जनता ने मुहर लगा दिया, क्या कहेंगी? देखिए अनामिका, ये चुनाव है, हार जीत लगी रहती है, और ये तो तय है कि कई लोग लड़ते हैं, एक ही जीतता है। हम लोगों ने पूरी मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे अधिकारियों ने, सबने, हमारे नेताओं ने भरपूर मेहनत की, दिन रात एक किया, लेकिन जो जनता का मैंडेट है उसको स्वीकार किया है हमने। और वैसे भी आज धनखड़ जी ने पहले भी कहा था, आज भी वही कहा उन्होंने कि ये सीट कांग्रेस की थी, हम तो एक प्रयास कर रहे थे कि हम इस जगह पर सेवा कर सके और अपनी जितना भी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं वो दे। एक बात उन्होंने और कही थी, सरकार भाजपा की है, सरकार अब भी पूरा सपोर्ट करेगी, जो भी हमारे भाई जीत कर आए हैं मलिक जी, उनका पूरा नरवाल जी ऋतुराज जी, माफ कीजिएगा, नरवाल जी का ही कह रही हूँ कि जो जीत कर आए हैं जी, उनका पूरा सहयोग सरकार करेगी। हमारे धनखड़ जी ने भी इस बात को कहा है, और योगेश्वर जी ने भी बहुत बड़ी बात कही कि जनता ने मुझे जितना भी प्यार दिया है उनका शुक्रिया, मैं फिर भी आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा। ओम प्रकाश धनखड़ ने नतीजे अनाउंस हो जाने के बाद एक और बात कही, और मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे थे। इस पर मैं प्रतिक्रिया जरूर लूंगी मैं खालिद चाहलका से। पहले क्या बीजेपी मुझे ये समझा सकती है? उन्होंने ये कहा कि योगेश्वर दत्त विधानसभा नहीं पहुंचे, इसका उन्हें अफसोस है, ये बात समझ में आई, लेकिन वो दूसरी पंक्ति ये कहते हैं कि योगेश्वर दत्त को हराकर कांग्रेस को आत्मग्लानि होगी। देखिए, उन्होंने मतलब कोई अपनी जीत पे आत्मग्लानि क्यों महसूस करेगा? देखिए, उनका जो संदर्भ था वो बड़ा स्पष्ट है। उन्होंने ये कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है जिसको हम चाहते थे कि जैसे उसने देश की सेवा खेलों के माध्यम से की, अब अपनी पूरी एनर्जी, पूरी हिम्मत, पूरी सोच के साथ वो अपने राज्य के जिले की सेवा करे इस विधानसभा की। मैम, तो आप लोग तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं, क्या फर्क पड़ता है योगेश्वर दत्त जीते या फिर इंदुराज नरवाल जीत गए, आप साथ लेकर चलिए। देखिए, ऋतुराज जी थे, ये पहले भी यही इंदुराज थे, उनको पहले भी हम लोगों ने ही सपोर्ट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही उनको सपोर्ट किया था। उससे पूर्व भी जब कांग्रेस के विधायक जीते थे तो सरकार ने तो बराबर सबका साथ सबका विकास की नीति से ही काम किया।
ऐसा तो कभी फर्क वाली बात कभी की नहीं। आत्मग्लानि क्यों होगी कांग्रेस को? ये तो एक विधानसभा का चलो उपचुनाव था, इसकी बात हम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी भाजपा के विधायक नहीं है, अन्य पार्टियों के हैं, विपक्षी दलों आज आप ये कह रही है कि चलो एक उपचुनाव था, लेकिन ये चलो तो समझ में नहीं आया था। जो लगातार पसीना बहाते हमने यहाँ पर सीएम साहब को देखा। बहरहाल बहुत अच्छी बात है, आपने कांग्रेस को बधाई दी, शुभकामना दी। खालिद चाल का प्रतिक्रिया, आत्मग्लानि महसूस की होगी, हो रही है क्या? ये जो शब्द है, हाँ। एक तरह से मैं इसको बड़ौदा के लोगों के लिए धमकी मानता हूँ। जो उनका ये कहना था कि अगर वो भाजपा के कैंडिडेट्स को जिताएंगे 4 साल विकास में भागीदार रहेंगे, अब ये समझ सकते हैं हम उनके शब्द से कि वो धमकी दे रहे हैं बड़ौदा के लोगों को। नहीं, कांग्रेस के लिए बोला है ना। कांग्रेस के लिए बोला है, कांग्रेस के लिए बोला है। कांग्रेस का वहां से विधायक है ना। अब क्या होगा कि ये धमकी समझ सकते हैं इसको हम। दूसरा, ये जो अभी घमंड है ना, उनका आखिरी लेवल पे भी जाके खत्म नहीं हुआ। ये जो शब्द है, इसमें घमंड झलकता है बहुत बड़ा। क्या अब उस बात का क्या होगा? उनके जो वहां उन्होंने घोषणाएं की, उनका क्या होगा? उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ बीजेपी को बोलना चाहिए। और वो ये कहते थे कि एक छोटे कार्यकर्ता, हमारा छोटा कार्यकर्ता भाजपा को, कांग्रेस के बड़े नेता को हरा देगा, उसका क्या हुआ? और अब ये मतलब ये कहते हैं कि कुछ हुआ। इन्होंने चुनाव में ये कहा कि कांग्रेस ने वहां कुछ किया नहीं। अभी रेणु जी कह रही कि वहां सबका साथ, सबका विकास लेके हम चल रहे थे, अभी तो उन्होंने कहा। तो उनका स्टैंड क्या है बड़ौदा को लेकर, हरियाणा को लेकर? दो तरफी बातें नहीं होंगी कि एक भाजपा का कार्यकर्ता नेता ये कह दे कि वहां कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और एक भाजपा का कार्यकर्ता या नेता ये कह दे कि हमने तो सबका साथ, सबका विकास किया। सर, बड़ा दिल रखिए। हाँ, जीत गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, आप जो से मतलब ये तो कटाक्ष हो गया। नहीं, कटाक्ष नहीं है। आप तो बड़ा कहा करते थे कि बीजेपी का छोटा कटाक्ष नहीं है, कटाक्ष नहीं है, हुड्डा को हरा देगा, ये कटाक्ष हो गया सर। ये उन्होंने कहा था, मैं तो याद ही तो दिला रहा हूँ, इसमें कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। और अब उनको बड़ा दिल उनको रखना चाहिए कि उनकी सरकार जब तक चले, वैसे संभावनाएं इसकी कम है। आप ये समझ लीजिए कि जेजेपी और जेजेपी के नेता अब ये सोचने पे मजबूर होंगे कि जो हरियाणा और ये बड़ौदा के लोगों ने जो कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है, तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये उनको सोचने पे मजबूर करेगा। और जहां तक आईएनएलडी की बात है, तो पहले भी आपके पास थी, हमारे पास थी ना, तो लेकिन 70,000 वोट जब दोनों अलग अलग लड़े, कितने वोट लिए? 70,000। अब कितने वोट आए उनके? 50,000। और ये समझ सकते हैं कि सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ना, ये आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, दूसरे प्रदेशों को रिजल्ट आ रहे हैं। सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है। सत्ता में पूरी मशीनरी लगी होती है सरकार की, सरकार के नेता लगे होते हैं, एक ऑरा टाइप का बना के रखते हैं, लाल बत्तियां, गाड़ियां, ये सब, और ऊपर से एक हमारा सामान्य कार्यकर्ता। तो ये चीजें जो हैं उनको। और जहां तक आईएनएलडी की बात है, आईएनएलडी के हमारे साथी रवजन भाई, ये 72-73 साल आईएनएलडी इसको गठन हुए होगा, देवीलाल जी ने इसका गठन किया था, बड़े सम्मानित नेता थे। उनकी स्थिति क्या हो गई है? वो आज कह रहे हैं रजवन भाई कि हम उस पर अब अपना विचार करेंगे। तो 2019 में भी तो एक ही विधायक आया था, उस समय तो विचार करना चाहिए था। ये समझ सकते हैं कि एक परिवार जो पूरी तरह से अंदर खाते मिला हुआ है, वो अलग अलग करके हरियाणा के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। ये हरियाणा ये तो बड़ी बात आपने कह दी। हालांकि मैं रेणु भाटिया आपके पास आ रही थी, लेकिन रजवन रहीनवाल से पहले जवाब लेती हूँ। मैं आती हूँ रेणु जी के पास से होते हुए कौशिक साहब आपके पास। रजवन जी, बेवकूफ बना रहे हैं कि परिवार के लोग अलग अलग होकर हरियाणा की जनता को कहना इनका? देखिए, खालिद भाई जो बात कह रहे हैं, इस बात को बिल्कुल सिरे से नकारता हूं। हमारा जेजेपी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। हम ताऊ देवीलाल की नीतियों को लेकर चलने वाले हैं। अगर हमारा और जेजेपी का कोई बात होती, लेना देना होता, तो वो जो वोट बैंक हमारे सबसे बड़ा लेना देना तो ताऊ देवीलाल के नाम को लेकर ही है। हम तो अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। हम तो रजवन जी, परिवार में जो जेजेपी के साथ कोई वो नहीं है। हमारे लिए तो कांग्रेस भी वैसी है, रजवन जी वैसी है, जेजेपी भी वैसी है। रजवन जी, जो जनता के काम करे, हमारे लिए वो पार्टी अच्छी है। रजवन जी, सबसे ज्यादा जो दिक्कत है परिवार में ताऊ देवीलाल जी के नाम पे है, तो वो अपनी खेचातान उसमें मची हुई है। एक अच्छे नेता को आप अलग अलग होके, अलग अलग बिखर के, ऐसे उनका एक कद था ताऊ देवीलाल जी का हरियाणा में, इसको कोई नकार नहीं सकता। अच्छे व्यक्ति थे, अच्छी राजनीति करते थे, लेकिन जिस तरह से आपने आपके दोनों दल, एक चीज क्लियर कर देता हूं, ताऊ देवीलाल एक परिवार विशेष के नेता नहीं थे। एक आप ये चीज गलत कह रहे हैं। ताऊ देवीलाल सर्व समाज के नेता थे।
वो एक अलग बात है कि वो हम उस परिवार के, हम उस वो कहाँ के नेता थे इसे लेकर खालिद चहल का सवाल नहीं पूछ रहे। राजवन देवीलाल बहुत सवाल कुछ अलग है, सवाल टाल रहे हैं, सवाल कुछ और है। लेकिन ताऊ देवीलाल कहाँ के नेता थे यह हरियाणा जानता है, लेकिन ये सर यह हरियाणा जानता है। राजवन जी सुनिए, सवाल सुनिए। जो मेन सवाल है खालिद चहल का, अगर मैं कुछ भी गलत बोलूं आप टोकिएगा, खालिद चहल का पूछ रहे हैं कि ताऊ देवीलाल कहाँ के नेता थे, वो सवाल नहीं है, वो सबको पता है कहाँ के नेता थे और कितने बड़े नेता थे, क्या कद था उनका, हम सबको पता है। ठीक, ताऊ देवीलाल की नीतियों को आप अपना बता देते, कहते हैं हम अनुसरण कर रहे हैं, जेजेपी कहती है हम अनुसरण कर रहे हैं। इसे लेकर इनका सवाल ये है कि आप लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, यही कहा ना खालिद चहल का, जवाब दीजिए जी। और यहाँ आप लोग से हम जनता को बेवकूफ ना तो पहले कभी बनी थी जी। सुनिए, मेरी सुन लीजिए अनामिका जी, आपका सवाल सुनिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। जनता को ना तो पहले कोई बेवकूफ बना सका और ना ही कोई बना सकता। जनता को हकीकत पता है, उनको ये पता है कि असल में ताऊ देवीलाल की नीतियों को लेकर कौन आदमी काम कर रहा है। जहां पर जेजेपी की बात है, आज वो सरकार के साथ मिली हुई है। असल में आम जनता को क्या समस्याएं हैं, जेजेपी सरकार में बैठकर ये बिल्कुल नहीं समझ रही और हम केवल उन्हीं समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर हम सत्ता में होते तो हम आम जनता की समस्याओं को ऊपर लेकर उनको समाधान करने की कोशिश करते। इसलिए हम उनको कह रहे हैं कि वो ताऊ देवीलाल की विरासत को संभाल नहीं पा रहे, जबकि हम ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चल रहे हैं। जिस दिन हैशटैग थैंक यू दुष्यंत ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा था, उस दिन आप लोग बोले नहीं 75% नौकरियों को लेकर। खैर ठीक है, आज तो ज्यादा कुछ दिखा नहीं कि जेजेपी का फायदा बीजेपी को मिला हो और योगेश्वर दत्त हार गए, तो मैं ये चीज याद भी नहीं करना चाहूंगी यहाँ पर। रेणु भाटिया खालिद चहल का तो जवाब दे दीजिए। अगर इसमें जेजेपी का इतना ही कुछ होता। हाँ ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो मैं आपकी सकारात्मकता देख रही थी, आप तो आक्रामक हो गए। मंथन तो उनको करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं मंथन तो आपको भी करना चाहिए, राजकुमार सैनी को भी करना चाहिए और बीजेपी को तो करना ही करना चाहिए। तो जेजेपी को पता चल गया कि कितने वोटर पास। रेणु भाटिया आ रही हूँ सर, रजवन जी सुन लीजिए, 2 और मेहमान हैं, उनके पास से होते हुए आ रही हूँ। रेणु भाटिया खालिद चहल का को जवाब देंगी आप? उन्होंने बहुत ही करारे और तीक्ष्ण प्रश्न किए हैं। देखिए, मैंने इनकी भाषा को सुना, इनके टोन को सुना, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि चुनाव की हार जीत से इतना फ्रस्ट्रेट होना बिल्कुल गलत बात है। और अगर जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए। अब ये बार बार अपनी कमियों का ठीकरा बार बार ऐसे कहें, कांग्रेस भी वही है मेरे लिए, जेजेपी भी वही है मेरे लिए, फलां भी वही है, तो हमने कब कहा आपके लिए हम अलग है? आप अपनी मेहनत के ऊपर बात कीजिए ना, आप दूसरों के ऊपर बातें करके अपनी गलानी को या किसी इस तरह की नेचर को क्यों शो कर रहे हैं? दोबारा गलाने की बात आ गई, योगेश कौशिक दोबारा गलाने की बात नहीं, खाली चल आ रही हूँ सर, 2 बार आ गई आपके पास। कौशिक साहब का विश्लेषण लेके दीजिए। नहीं प्लीज, उसके बाद सवाल, अभी तक जितने सवाल जवाब हुए हैं उस पर कौशिक साहब का विश्लेषण। कौशिक जी देखिए, मैं ना एक्चुअली बीजेपी वाले ना शब्दों से खेलते बहुत हैं, तो शब्दों के माया जाल में लोगों को फंसाते हैं। वो अच्छे हैं इस मामले में, अच्छे वक्ता होते हैं सारे के सारे, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारी स्ट्रेंथ ये है। उनकी स्ट्रेंथ वाकई है, उनके पास एक अच्छा मैनेजमेंट भी है, उनके पास एक अच्छा कैडर भी है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। उसने काम किया है। मैं पहले तो रेणु जी को बता दूं, हम उसी बहस में थे, एक डिबेट में, हमने जहां ये सोचा था कि शायद योगेश्वर जी जीत जाएं, ठीक है, लेकिन वो नहीं जीत पाए। अब मैं रेणु जी को बता देना चाह रहा हूं, इनको आगाह भी कर दूं मैं कि पहले 37,000 वोट इनके आए थे और ये 5,000 वोट से हारे थे, 42,000 टोटल कांग्रेस ने लिए थे, जब जेजेपी ने 32,000 लिए थे। अब वो 32,000 बाइफरकेट हो गए और ये मैंने पहले ही दिन कहा था, पहले ही दिन, कि इस 32,000 में से जेजेपी जवाब दे कि कितने शिफ्ट करा सकती है। मेरा यकीन है जेजेपी के कहने से 1 वोट शिफ्ट नहीं हुआ, ये क्योंकि ऑटोमेटिकली होना ही था। ये हम तो 10,000 तो वैसे ही मान रहे थे, जेजेपी का कोई नहीं जाता तो भी खड़ा होगा, और मैंने कहा था 2-3 हजार का कैडर तो सबका ही है अपना, वो तो लेता ही लेता है कहने से। तो वो 2-3 हजार जो इनका बहुत गुड़ इनके साथ लगा हुआ होगा वो तो आया है, अदरवाइज इनको कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं तीसरी बात करता हूं, चुनाव हरियाणा के अंदर 2 ही लोगों के बीच में होता रहा है, कांग्रेस वर्सेस रेस्ट ऑफ पार्टीज।
रेस्ट ऑफ पार्टीज में से पहले देवीलाल जी लीड करते थे और देवीलाल जी ने इतिहास कायम किया है। हिंदुस्तान का इतिहास सबसे पहले उन्होंने ही बनाया था। 87 सीटें जीत के आए थे एक बार वो, ठीक है, 90 में से 87। अब मैं योगेश्वर जी के बारे में थोड़ा सा बात कर लूं। योगेश्वर जी या मैडम जो ये बात करते हैं कि एक इंटरनेशनल प्लेयर और ग्लानी, और ये ग्लानी क्यों हो? आप 3 इंटरनेशनल प्लेयर खड़े करते हैं 90 सीटों पे, मतलब एक संदीप सिंह खड़े किए आपने पिछली बार, अब ये योगेश्वर जी किए पिछली बार, और आपने बबीता फोगाट को किया। तीनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई तो हारेगा, पिछली बार भी हारे 2, अब की बार हार गए 1। तो आप कितने प्लेयरों को मतलब राजनीति में लाना चाहते हैं, उनको अपना काम करने देंगे या नहीं? प्रोफेशनल का मतलब मैं कुछ और मान के चलता हूं। प्रोफेशनल होते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, जिनका एक विजन हो स्टेट को चलाने का, ठीक है, इन लोगों को। और पॉलिटिशियन, नो डाउट। अब पॉलिटिशियन में इनके पास, इसका मतलब बड़ौदा के अंदर कोई पॉलिटिशियन था ही नहीं, मैं पहले भी कह चुका। जब पॉलिटिशियन को आप नहीं उतारोगे मैदान में तो नतीजे ऐसे ही आएंगे। कांग्रेस का जो ये बार बार बात करते थे जींद की, मैंने जींद को कहा था कि जींद कांग्रेस की गलती थी, जींद में उनको ये नहीं करना चाहिए था। जब हम इस तरह से बात करते हैं योगेश कौशिक, तो क्या फिर हम उस चेहरे के लिए बात कर रहे हैं जो इतना दम रखता हो कि जीत हासिल कर सके? पार्टी के नाम पर वोट मिला या ये एक बड़ा चेहरा था इंदुराज नरवाल वहां पर? नहीं, अब मैं फिर वहीं पे आता हूं। मैं कह रहा हूं एक वर्कर हैं, ये छोटे से वर्कर हैं। जब ये खड़े हुए तो इनेलो ने ये कहा था, मुझे अभी तक याद है, अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, कि कांग्रेस ने बाई दे दी है बीजेपी को, और ये तो कैंडिडेट इस लायक है ही नहीं, और ये तो मतलब डमी कैंडिडेट, ऐसी बातें इन्होंने की थी। उस डमी कैंडिडेट ने आज हरा दिया और ये लोग आ गए अब 5000 पे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इनको बधाई देता हूं कि मुझे लगता है कि अगले चुनाव में जेजेपी को साइडलाइन करके उससे ऊपर चले जाएंगे, अगर ये अलग अलग लड़े तो। वरना मुझे पता नहीं भविष्य में क्या होगा, कौन किसके साथ मिलकर लड़ेगा, कौन कैसे बात करेगा जी। अब ये जो सारा का सारा मामला आके बनता है इस चुनाव का, इस चुनाव से मैं कह रहा हूं कांग्रेस को भी सीख लेनी चाहिए अभी से, और कांग्रेस के पास पूरा का पूरा स्कोप है। अगर आज से ये तैयारी करेंगे, आगे का काम करेंगे, तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस वर्सेस रेस्ट जितने भी हैं, चाहे बीजेपी, अब बीजेपी को तो सोचना पड़ेगा जेजेपी को साथ रखें या ना रखें चुनाव में, और जेजेपी को भी कुछ सोचना पड़ेगा हम इनके साथ जाएं या ना जाएं। और तीसरी बात एक और होती थी यहाँ पे कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ रेफरेंडम ऑन किसान के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर इसको रेफरेंडम मानो। इसका मतलब यह है कि किसानों ने इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया था, वो हमारे सर्वे में भी आया था, उस टाइम पे इन्होंने नहीं माना था कि नहीं किसान हमारे साथ हैं जी, किसान तो इसको एक्सेप्ट कर रहा है। वो उन्होंने आज प्रूव कर दिया कि किसान इनके साथ नहीं है, और वही किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा वहां पे मुद्दा भी था। और अब मैं बीजेपी से एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो इन्होंने 2-3 महीने के अंदर बड़ौदा में काम किए, अगर ये 4 साल इतना ही काम वहां करा गए तो बड़ौदा को फिर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ना 2 महीने वाकई किसी ने कुछ भी कहा कि जी हमारे, मतलब मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 4 साल अलग से मेहनत करें नहीं। ये 2 महीने जो इन्होंने काम किए ना, इन्होंने किए वाकई। मतलब गांव में किसी ने कह दिया कि जी हमारे यहाँ खड़ंजे नहीं बिछे हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हो हमारे यहाँ, इन्होंने अगले दिन खड़ंजे बिछवाए और फिर बोले हम अब गांव में आ जाए पंचायत में। किया है, आप पता कर लो, मेरी रिपोर्ट गलत नहीं है। ऐसी नालियां हैं, इतनी मेहनत जो इन्होंने की, रोड्स बनाए इन्होंने, पूछो, मना नहीं है इसमें, और ये अच्छी बात है। देखिए अनामिका, मेरे भाई बड़े अच्छे जो है विश्लेषज्ञ हैं, मैं मानती हूँ, और हर बात को बड़े सुंदर तरीके से पेश करते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हर बात के लिए इस तरह से दोषी करार करना, नहीं दोषी तो मैं बता ही नहीं रहा आपको, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम किया आपने 2 महीने। आप जिस तरह से कह रहे हैं बीजेपी मुस्कुरा लोगों को कहा लीजिए अब खड़े, हाँ पता कर लीजिए, बिल्कुल नहीं, अरे पता कीजिए ना, बिल्कुल नहीं। जो मैं गांव का नाम बता दूंगा आपको, चलो। कौशिक जी मैं मानती हूँ कार्यों में कहीं पर रोड भी बनवाए हैं, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो आपको हाँ कर लीजिए, हाँ जी अच्छी बात। लेकिन जहाँ कार्य करना था, जहाँ कार्य होने हैं, उसमें ना चुनाव को देखा गया, वो तो एक रूटीन वर्क है, कार्य तो होने ही है। ये बार बार कह देना कि आप लोगों ने चुनाव की वजह से तुरंत प्रभाव से कार्य किए, ऐसा नहीं है, जो रूटीन कार्य है वो होने ही है। कौशिक साहब ये सवाल मुझे थोड़ा वैसा लगा क्योंकि आचार संहिता में तो ये सब हुआ नहीं, वो रूटीन। हाँ ये देखिए ना, अभी अपने चीजें भी रुक जाती है। नहीं ये तो कह देंगे ना, अनामिका आपने बड़ी अच्छी पॉइंट को पकड़ा है। रूटीन मैं वो लूपोल बता देता हूँ ना, वो लूपोल ये है कि जब चुनाव एक बाई इलेक्शन जो होता है ना, उसमें आप डिक्लेयर नहीं कर सकते
कि मैं ये कराऊंगा या ये मैं करा नहीं, के सीएम दे साहब रहा का हूं। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि विकास कार्य जो हो रहे थे वो हाँ, आचार संहिता की वजह से रुके हैं, आगे फिर होंगे। लेकिन रोड बने या नहीं बने पूछ लो, मैं रेणु दिखा के ले जी, आता हूँ आप- कल, रेणु मैं जी, कैमरा लेके चलो, आप- रेणु जी, क्या आप अपने बारे में मैं बोलिए। कैमरा लेके चलो, मैं दिखा दूंगा। उन्हें बोले, लेट हर स्पीक। देखिए अनामिका, हाँ। पूरे हरियाणा में कार्य चल रहे हैं और विकास कार्य कहीं भी माननीय मनोहर लाल जी ने रुकने नहीं दिया। हर क्षेत्र में कार्य तो रूटीन में हुए हैं। हाँ। तो इसमें आप कहें कि चुनाव आ गया इसलिए कार्य तो रूटीन में हो रहे हैं। हाँ। तभी मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पर पहले भी जो है कांग्रेस का विधायक था, लेकिन उसने अपने समय में कितने कार्य किए उनकी आप समीक्षा करें। सरकार ने तो किसी भी पॉइंट के लिए कमी नहीं छोड़ी, ना मना किया। आप अपनी जो भी जरूरत हार की है, क्या वजह मानती है रेणु जी? देखिए जनता का जो मैंडेट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हार मुझे- की वजह मुझे नहीं क्या रही? लगता- हार की वजह क्या रही? क्या इन कृषि चीजों कानून के पर लिए- खेल गई कांग्रेस, या अब बीजेपी मानेगी कि कृषि कानून पर किसान नाराज थे? हार की वजह क्या रही? नहीं, कृषि कानून के ऊपर कोई सरकार जनता नाराज नहीं थी, न किसान नाराज थे। तो फिर वोट कहाँ कम हो गए? इन्होंने बोला था जो कि गुमराह रेफरेंडम किया गया था उस चीज को किसानों ने बड़ी अच्छी तरीके से समझा। पर ठीक है, जनता ने जो मैंडेट देना था वो दिया है, हम उसको पूरी तरह से स्वीकार मैम, करते हैं। हार की वजह मंथन क्या रही? करेंगे। हार की वजह क्या रही? मंथन करेंगे कि कहाँ हमारी किस चीज की कमी रही, क्योंकि ऑलरेडी ये सीट कांग्रेस की थी। हम इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हम लोग इस बात कोई को सीट पहले किसी से की ही नहीं होती मान- मैडम, जनता जनार्दन की होती नहीं, है। नहीं, यहाँ नहीं, से आप खुद को जीतते हुए देख रहे अनामिका- थे। अनामिका, जिस हिसाब से ये सीट कांग्रेस के विधायक यहाँ से 2 बार 3 बार बच चुके हैं, तो इस बात का तो हमें एहसास था कि ये कांग्रेस के यहाँ से विधायक बच थोड़ा और चुके हैं। वक्त ले लीजिए, उनकी मैं सीट है। आऊंगी फिर हार की वजह पूछने एक के सेकंड, लिए। एक सेकंड मैडम, ये सीट कांग्रेस की कभी नहीं थी। ये सीट पहले थी इनेलो की, अपोजिशन की थी पहले सीट। एंड इट इज ए माइंड फ्रेम ये था कि अगेंस्ट कांग्रेस, और अगेंस्ट कांग्रेस में पहले इनेलो के पास रही। और देखिए आप, जेजेपी और इनेलो को पछाड़ के आप 2 नंबर पे आ गए थे पिछली बार। इसका मतलब ये है कि अब की बार आपको जीत मिल सकती थी, मिलनी चाहिए थी, अगर जेजेपी आपको पूरा सपोर्ट कर जाती और उसके सारे नहीं, वोट पूरा आपकी क्या, तरफ शिफ्ट हो पूरा ही जाते। सपोर्ट था, लेकिन वो मिला नहीं ना। वो जेजेपी वाले पॉइंट में बाद में आएंगे, अभी बहुत लंबा डिबेट है, थोड़ा थोड़ा करके जाते हैं। खाली चल का रेणु भाटिया ने जो कांग्रेस के लिए बातें करी, इस पर प्रतिक्रिया। रेणु जी बहुत सारी बातें करी, मैं थोड़ा सा उनका एक जो टोन वाली वो बात कर रही हैं, टोन ऐसे होता है, निजी मत लीजिए। सुनिए हाँ। टोन ऐसे होता नाराज है। हो गए? नहीं नाराज हो गए रेणु जी सुनो कटाक्ष तो आपने सुनो किया। तो सही। रेणु जी, टोन ऐसे होता है जब आपकी रथ यात्रा चली हुई थी और आपके मुख्यमंत्री जी रथ पे चढ़े हुए कार्यकर्ता को कहते हैं कि तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। कहाँ से एग्जाम्पल लेकर आ रहे सुनो हैं? तो सही, ये कहा था कि कहाँ- नहीं? ये इसका क्या सबूत है कि कहाँ कहा ये बात? किसने कही? मतलब किस मैं तरह फिर की आप ठीक भाषा है। का प्रयोग कर रहे हैं? फिर ठीक है। आप नहीं, तो थोड़ा शांत हो जाइए, रेणु थोड़ा जी। खुश हो जाइए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। आप जीते हैं, आप जीत की खुशी को बढ़िया तरीके से मनाएं। आप ऐसे करके अपनी जीत की खुशी मनाएंगे क्या, इस तरह की भाषा का प्रयोग करके? चलिए अब मुझे लगता है कि आपके पास शायद ये तो पूरे देश ने देखा है, आपको शायद पता नहीं। जब रथ यात्रा, मैं कहती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं? चलिए छोड़िए, आपको अगर उसकी जानकारी नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आप उसको अशोक तंवर के गर्दन की हड्डी तोड़ने वाला एग्जाम्पल दे देंगे हम। देखिए मार ना, पिटाई की बात सुनो। अगर करेंगे तो फिर दोनों तरफ है, सुनो दोनों तरफ नहीं। है सर। डिबेट बदल जाएगी। हाँ। ना ठीक है, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो छोड़ दीजिए। सीटें उछालने से पहले अपना दामन भी देखे। आप सुनिए ठीक है रेणु जी, होगी बात, खत्म हो गई। रेणु जी, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग जानते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे आप कह रही थी कि वहाँ रूटीन में कार्य चल रहे थे, एक मिनट, रूटीन में कार्य वहाँ चल रहे थे। आपको ये जानकारी है ना कि हुड्डा जी शैलजा के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे? यही मैं कह रही थी। किस भाषा का? निजी मत ले जाइए, इसे आ जाइए, वापस आ जाइए। कहती हूँ ना, सर आपको बता देता हूँ रेणु जी, हो गया खाली जी हो गया। दोनों में निजी मत ले जाइए आप लोग, नहीं, प्लीज। निजी मत लीजिए। मैं थोड़ा सा एक हल्का यहाँ सा मेरा उत्साह देखिए, मेरा सुपर सर्वे सटीक हो गया, मैं कितनी खुश हूँ। लेकिन उतने खुश आप दिख नहीं रहे सर, क्यों बीजेपी पे इतने हम थोड़ा सा जोड़ देता हूँ इसमें, सांस लेने दीजिए उनको, थोड़ा सा रेणु सांस जी, लेने दीजिए। थोड़ा सा इसमें जोड़ देता हूँ। देखिए रजवन जी भी खुश है, चाहे कुछ ही वोट बढ़े तो सही। माननीय हुड्डा जी और बहुत बढ़िया रजवन जी,
माननीय हुड्डा जी और शैलजा जी में भाई बहन जैसे संबंध है। चैनल इस चीज के लिए बधाई का पात्र है। दूसरा जो आप अभी कह रहे थे कि वहां काम रेगुलर हुए, मैं ये जो पहले कह रहा था ना कि वहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, अभी रेणु जी ने आपके सामने कहा कि वह काम तो रेगुलर होते रहे, जबकि आचार संहिता में सब चीजें रुक जाती है। आचार संहिता में चुनाव आयोग की आंख पे पट्टी बांधे बैठा था, ऐसा कुछ नहीं है सर। आचार संहिता में काम रुके हुए थे, हम वहाँ पे रहे हैं और हम ग्राउंड पे रहे हैं, हमने देखा है। अब खास बात आई है, उन्होंने कहा कि किसान बिल से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे बोलिए, किसान बिल से इस पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ही के पास आ रही हूँ, संहिता का उल्लंघन तो निश्चित रूप से हुआ है इस चीज के। तो अच्छा रेणु जी ठीक है, आ रही हूँ रजवन जी, आ रही हूँ, सुन लीजिए रेणु जी। देखिए आपने जो कहा कि रजवन भाई 2 मिनट चालका जी को दे दीजिए। आपने जो कहा ना कि किसान कानूनों से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आप समझ लीजिए, हम सब जानते हैं कि हरियाणा में किसान की एक बहुत बड़ी संख्या है। और जब जीत होने के बाद सभी चैनलों के मीडिया कर्मी जब भी जितने भी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये भाजपा की हार का मुख्य कारण है, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। सभी चैनल के जितने भी टीवी चैनल्स के वहां लोग गए थे मीडिया के लोगों से रूबरू होने, सभी लोगों ने यह कहा कि जो किसान बिल ये लोग लेके आए और जिस तरह से इस हरियाणा में कर्मचारी और सब लोगों के खिलाफ फैसले हो रहे हैं, मुख्य रूप से वहां के लोगों ने यह कहा था कि ये जो बिल कानून जो लेके आई भाजपा, ये इनकी हार का मुख्य कारण है। ठीक है, उन्होंने कहा। राजवन जी बात पूरी करें, क्या कुछ कह रहे थे आप? जी देखिए, आप आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में बात कर रहे थे, तो इस चीज के बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे नेता अभय सिंह चौटाला जी ने चुनाव आयोग में लिखित में शिकायत दी थी कि किस प्रकार सिलेंडर बटे गए हैं वहां पे, किस प्रकार शराब वहां पे बांटी गई है, धन का दुरुपयोग हुआ है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। इस चीज को आप इनकार नहीं कर सकते। हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, जनमत ने जो हमें मिला है हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जो बात गलत है उसको तो हम बिल्कुल कह सकते हैं। और रही बात किसानों के आंदोलन की, तो किसानों की आवाज को हमने उठाने का काम किया था। वो एक अलग बात है कि हम उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। आपको एक अगला आप अभी जैसे जिस प्रकार किसान आंदोलन चला था, वो आगे एक चीज आपको और बता देता हूं, ये सरकार हमेशा से ऐसे काम करती है जो लोग जिसकी वजह से सड़कों पे आए। अभी आपको एक बता देता हूं, मेडिकल की सीट जिस प्रकार से जिसका फीस का वो बढ़ा दिया, एकदम फीस बढ़ा दीजिए। क्या अब ये चुनाव के बाद क्या उस पर आंदोलन नहीं होंगे? क्या उस पर जनता नहीं भड़केगी? जनता को पता है कि पहले ही कोरोना की वजह से हालात हर आदमी की खराब है और इन्होंने फीस को बढ़ाने का काम कर दिया। SC BC की फीस को इतना बढ़ा दिया, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? और अगर वो विरोध करेंगे तो फिर सरकार उनको ही कहेगी कि ये विपक्ष भड़का रहा है। कर्म ये ऐसे कर देते हैं, बिल ऐसे पास कर देंगे, कानून ऐसे बना देंगे, फिर उसके बाद जनता विरोध कर देती है तो उसको कांग्रेस इनेलो का उनका गठबंधन बताकर और किसी न किसी तरह जनता को ही मिसगाइड करने का काम करते हैं। ये कांग्रेस को बधाई दी कि नहीं रजवन जी? नहीं, मैं बधाई दे चुका हूं भाई इंदुराज नरवाल जी को विधायक बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चीज के लिए कोई वो नहीं है, विधायक बना। और एक चीज और भी कह रहा हूं कि बीजेपी ने जो घोषणाएं वहां पे की थी, और वो घोषणाएं जिस प्रकार से पहले जो 4 साल में, पिछले 5 साल में और अब 1 साल में जिस प्रकार सीएम साहब वहां जाके घोषणाएं करके आए हैं, उन घोषणाओं को जितनी जल्दी पूरी कर दे तो कम से कम बड़ौदा हल्के का विकास तो हो जाएगा। और भी बहुत से हल्के हैं जहां पे विधायक सीएम साहब नहीं पहुंचे। चलिए, ये 2-3 दफा ये समान विकास की बात जरूर करते हैं लेकिन काम नहीं करते। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये काम करने से सबक ले ले। रजवन जी, ये विकास वाला जवाब ले लेती हूँ। और आप तीनों ने ही, योगेश कौशिक ने भी, खालिद चालका ने भी, रजवन जी आपने भी जो सवाल पूछा बीजेपी से कि आचार संहिता का तो उल्लंघन हुआ है, आपने तो यहाँ तक कहा रजवन जी कि अभय चौटाला ने लिखित में शिकायत दी है चुनाव आयोग को कि इन्होंने सिलेंडर बांटे और भी पता नहीं नकदी बांटी और क्या क्या इन्होंने बांटा वोट लेने के लिए। ठीक है, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन चूंकि आप सबकी तरफ से आरोप है तो मैं बीजेपी से एक प्रतिक्रिया, एक जवाब ले लेती हूँ। रेणु भाटिया हमारे साथ पहले फोन पर थी, अब लाइव जुड़ गई है, सीधे जुड़ गई है। रेणु जी, जवाब चाहिए। देखिए अनामिका, इस तरह की बात करना कि किसने क्या बांटा, ये आज भाजपा के बारे में इस तरह से कह रहे हैं, क्या जब ये चुनाव जीतते थे ये यही काम करते थे? या ये इस बात को बताना चाह रहे हैं कि जनता ने आपसे पैसे लिए, आपसे सिलेंडर लिए लेकिन वोट नहीं दिया? क्या जनता को
गलत कहना चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं, या बीजेपी को अपनी तरह कहना चाह रहे हैं कि हम तो ऐसा करते थे। अगर बहुत फिल्मी हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कहीं हुआ होगा, ये बहुत हालांकि फिल्मी हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कहीं हुआ होगा, हालांकि जांच का विषय है, तो जनता गलत नहीं होगी, जनता को फिर चालाक कहा जाना चाहिए। यहाँ पर योगेश कौशिक कुछ ऐड कर रहे हैं। मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ, मैं तीनों पॉलिटिशियन बैठे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के ये कह दें, इस चुनाव को छोड़ के ये कह दें कि क्या अनफेयर मीन्स नहीं बरते जाते चुनाव में, क्या शराब नहीं बंटती, क्या वहाँ पे खाना नहीं खिलाया जाता, क्या वहाँ पे पैसे तक बांटे जाते हैं। तो वही बात है, अगर होता है तो अभी भी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा पे कैसे सवाल पूछ लेंगे? क्योंकि रिपोर्ट भी दर्ज हो रखी है, क्योंकि रिपोर्ट भी दर्ज है। ये योगेश जी, आप, मुझे नहीं पता योगेश जी, आज आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं योगेश जी? मैं कह रहा हूँ हर चुनाव में ऐसा होता है। कुछ अलग अलग, मैं बीजेपी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जितना मैं आपको जानती हूँ, आप इस तरह की बिना तथ्यों की बात नहीं करते हैं, बिना सबूतों के। आज आप इस तरह की भाषा का प्रयोग अमर्यादित क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं अमर्यादित बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हर चुनाव में, आपके चुनाव का नाम नहीं लिया मैंने, हर चुनाव में ऐसा होता है। आप तीनों पॉलिटिशियन ने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि नहीं होता, मैं मान लूंगा, हो सकता है मैं गलत भी हूं, बस होता है या नहीं, इसमें नहीं हुआ होगा, आपकी मान लेते हैं। ये सवाल इसलिए उठा रेणु भाटिया, चूंकि अभय चौटाला ने लिखित में शिकायत दी है, और सेम सवाल कांग्रेस ने भी, जो वहां से जीत गई है, वो अभी भी सवाल उठा रही है कि आप लोगों ने वहां पर बहुत जमकर ये चीजें बांटी है, उसके बाद भी वोट नहीं मिले, तो जवाब उसकी जांच होगी। अगर उन्होंने लिखित दिया है तो उसकी जांच होगी, और जांच के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी आएगा। सबसे मेन बात, इनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि सरकार हमारी है और इनको ये लग रहा था कि इस जीत जाएंगे, इसलिए आज इनका क्या वर्जन है वो अलग होगा। आप ये देखिए, आज इनेलो के प्रवक्ता की भाषा, उसकी फ्रस्ट्रेशन कैसे दिख रही है। मेरे भाई आज किस तरह फ्रस्ट्रेटेड होकर बोल रहे हैं, मतलब अपनी भाषा पर खुद कंट्रोल नहीं हो रहा, अपनी सोच पर खुद कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आप ऐसा मत कहिए कि ऐसा हुआ होगा। कौशिक जी बहुत बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, मैं उनको बहुत बुद्धिजीवी मानती हूँ, लेकिन आज वो बार बार ऐसा करें, ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, ऐसा नहीं है। आप तो तर्कों के साथ बात करते हैं। तो आज आप आजू बाजू कांग्रेस इनेलो के साथ तो नहीं बैठे हुए, आजू बाजू कांग्रेस इनेलो के तो नहीं बैठे हुए कहीं आपके? खाली चल के जवाब मिल गया जो आरोप था आपका। रेणु जी, आपने एक शायद वीडियो नहीं देखा वहां पे जो वायरल हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि 20 रुपए लेके जाइए गैस एजेंसी पर और सरकार एक सिलेंडर फ्री में दे रही है। आप इसको भी कहेंगे आपने कहां से लिया, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा अमूमन कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता। मैं अमूमन जैसे यहां आता रहता हूं तो वो हर चीज को नकार देते हैं। आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें साधा, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा यह बताया जा रहा है कि 20 रुपए लेके जाइए और आपको एक सिलेंडर फ्री में दे, आपको सरकार दे रही है। वो कौन सी स्कीम है उसको हरियाणा को भी बताना चाहिए भाजपा को कि 20 रुपए में आप एक सिलेंडर देने वाले हैं। दूसरा, आप जो सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार रहेगी हमारी वहां पे, आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपके साथ दल है जेजेपी, इसका ये आखिरी पारी है और राजनीति में रहना है तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये मैं अपना आइडिया बता रहा हूं आपको, आगे या तो इसकी आखिरी पारी होगी राजनीति की, और अगर आखिरी पारी, थोड़ी सलाह लेंगे। सुनिए तो सही, मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं सरकार कह रही ना सरकार 4 साल रहेगी हमारी। अगर जिस दिन ये छोड़ के चले गए, आपको उनको अपनी राजनीतिक चिंता हुई, राजनीतिक भविष्य की चिंता हुई, तो उस दिन आप कहां होंगे इसका भी जरा आपको अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि हरियाणा में जब सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना, आपकी सरकार है, निश्चित हम भी मान रहे हैं आपकी सरकार है, और आपकी सरकार से ही चुनाव हमने लड़ा है। 2 राजनीतिक दल और एक सरकार, 3 लोगों से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है और एक सामान्य कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा है। निश्चित तौर पर आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा ही होगा, लेकिन आज आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि अगर ये आपको छोड़ के चले गए या कोई हमें छोड़ के चला गया तो कहाँ होंगे? उनकी मजबूरी है। एक बड़ी बात यहाँ पर खालिद चालका ने कही, वो ये कि 2 राजनीतिक दल और एक सरकार से हमने चुनाव लड़ा, हमारे एक मामूली कार्यकर्ता ने और जीत गए। इसका जवाब मैं लूंगी। बड़ौदा की सीट को लेकर काफी असमंजस रहा, लेकिन 10 नवंबर को आए नतीजों ने यह साफ कर दिया कि बड़ौदा पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। बड़ौदा सीट पर नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश भर में जश्न मनाया। रिपोर्ट देखिए।
बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि हलके की जनता के दिलों पर कौन राज करता है। बड़ौदा की जनता ने दिवाली से पहले ही कांग्रेस खेमे को तोहफा दे दिया और कांग्रेस का घर रोशनी से भर दिया। जैसे जैसे वोटों की गिनती एक एक राउंड आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे कांग्रेस के चेहरे खिलने लगे और जैसे ही 20वें राउंड की गिनती पूरी हुई, नतीजों में कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नारवाल ने 10,566 वोटों से जीत हासिल की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, तो वहीं इंदुराज नरवाल के घर भी जश्न मनाया गया। इंदुराज की पत्नी समेत घर और आसपास की महिलाओं ने नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर की। इंदुराज नरवाल की पत्नी ने हरियाणा न्यूज से बात करते हुए कहा कि उनके पास खुशी का इजहार करने के लिए शब्द भी नहीं है। मन तो यही था कि 25-30 हजार से हमारी जो उम्मीद होगी, पर जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, इससे भी हम सहमत हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने इंदुराज नरवाल को मिठाई भी खिलाई। बड़ौदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ इंदुराज नरवाल की जीत का जश्न मनाया। कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ता मिठाई लेकर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा के आवास पर पहुंचे और कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया। अशोक अरोड़ा ने जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया, साथ ही बीजेपी पर निशाने भी साधे। बड़ौदा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर मैं बड़ौदा हल्का के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने केंद्र सरकार के किसान मजदूर विरोधी जो बिल थे और हरियाणा की जजपा और बसपा सरकार जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, किसान मजदूर व्यापारी सब दुखी हुए, उस पे एक मोहर लगाकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया। इसके लिए बड़ौदा के सभी मतदाताओं का कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी ओर से दिल से आभार व्यक्त। कैथल में भी बड़ौदा पर फतह का जश्न मनाया गया। कैथल में कार्यकर्ताओं ने लड्डू से मुंह मीठा किया, तो साथ ही पटाखे छुड़ाकर खुशी मनाई और इसे किसानों की जीत बताया। किसानों की जीत हुई है, लोगों ने इसी विश्वास बढ़ाया है। बीजेपी की बहुत हार हुई है शर्मनाक, पीछे सरकार का भी खतरा है जाने का। लोगों में आगे का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा, लोगों का उत्साह बढ़ेगा। कलानौर में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर जश्न मनाया और पूरे बाजार में लड्डू बांटे। बहादुरगढ़ में कांग्रेस कार्यालय पर डीजे बजाकर जीत की खुशी मनाई गई। नगर परिषद चेयरपर्सन शीला राठी ने बड़ौदा में इंदुराज की जीत को जनता की जीत बताया। पार्षद युवराज छिल्लर और युवा कांग्रेस संदीप राठी ने कार्यकर्ताओं के साथ डीजे पर जमकर डांस भी किया। दिवाली से पहले बड़ौदा की जनता ने कांग्रेस को बड़ौदा सीट का तोहफा दिया। कांग्रेस में जश्न का माहौल है और कांग्रेस भी पूरे प्रदेश में इस जीत को जोरों शोरों से मना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक बार फिर पैनल के पास रुख करूंगी। खालिद चहल का खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जमकर लड्डू। इधर आप स्टूडियो में लड्डू नहीं लाए, लेकिन नहीं, आपके स्टूडियो में भी लड्डू हैं, वो आप तक नहीं पहुंचे, अलग बात है। लेकिन दूसरा ये कि जो ये जीत है हरियाणा के लोगों की है, तो हरियाणा के लोग उसमें तो खुशी का इजहार तो करेंगे, उसमें कोई पाबंदी थोड़ी है किसी पे। हाँ। पूरे हरियाणा में एक तरह से एक जो पूरी व्यवस्था थी किसानों और मजदूरों, महिलाओं, कर्मचारियों के खिलाफ, उसके खिलाफ लोगों ने बहुमत दिया है, तो उसका जश्न तो होना ही है, तय है। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें सब कोई जश्न की कोई समस्या नहीं है। जश्न लोगों को, भाजपा को समझने की जरूरत है कि एक बड़ौदा के हल्के में वो चुनाव हारते हैं, पूरे हरियाणा में लोग जश्न मना रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ गलत हैं। और लोगों के जो रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, जिस तरह से उन्होंने
पूरे हरियाणा में, मतलब एक इसको हम गठबंधन सरकार ना कह के घमंडी सरकार भी कह सकते हैं। अब ये गठबंधन कब तक चलेगा ये तो समय बताएगा इनका कि कब तक चलेगा। उम्मीद तो ये है कि जो स्थिति है वो चलेगा नहीं। मैंने पहले भी आपसे कह रहा था कि सरकार, जेजेपी को अगर राजनीति में रहना है, जिंदा रहना है, तो जेजेपी को, भाजपा को छोड़ना पड़ेगा अगर जेजेपी को हरियाणा की राजनीति में जिंदा रहना है तो। और उनको लगता है कि आखिरी पारी है और जो कुछ करना है करनी, तो फिर तो कोई समस्या नहीं है, वो खड़े रहें। और उसके बाद जिस तरह से इस बार दुष्यंत जी को ऐसा कई बार देखा सुना कि हेलमेट लगा के उनको प्रचार में जाना पड़ा और लोगों से ज्यादा पुलिसकर्मी उनके साथ रहे, ये इस तरह की स्थिति जो है ये खुद जो प्रदेश के लोगों के साथ जो किया है उसका उनका खतरा ही तो है। नहीं वहां किस चीज का, ये हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के नेताओं को, हरियाणा के लोगों को जाने के बीच में क्या डर है? ये डर है ना कि उन्होंने जो किया है, और खुद उनके जो दादाजी उन्होंने कहा कि वो उनको लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। ओम प्रकाश चौटाला जी का बयान आया था उस समय, उन्होंने कहा था कि लोग उनको गांव में घुसने नहीं देंगे जिस तरह से वो चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये बहुत लंबे समय तक जेजेपी और भाजपा का गठबंधन नहीं रहेगा अगर दोनों को, और मैं तो ये कहता हूं कि भाजपा इस जेजेपी को ही खत्म कर देगी। ये अमूमन आप भाजपा का देखेंगे, कल्चर उठाएंगे जहां तहां से, अलग अलग प्रदेशों से आप देखेंगे, जिस जिस दल के साथ गए उस दल को एक तरह से खा से जाते हैं। ये अमूमन भाजपा का कल्चर है कि जो दल इनके साथ आया है कहीं भी तो उसको ये खुद में खा जाते हैं, मतलब उसको खत्म कर देते हैं। प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी, लेकिन आज दलबीर धनखड़ थे, आया ही नहीं। वो प्रतिक्रिया तो हमारी बहन है वो भी देंगी, इस पे कोई बात नहीं रहनी चाहिए। लेकिन ये सच है कि भाजपा के साथ जो जो दल आते हैं उनको एक तरह से खत्म कर देते हैं, और जेजेपी को सोचना चाहिए। हालांकि हमें जेजेपी की चिंता नहीं है, हरियाणा के साथ जो उन्होंने किया, हरियाणा की चिंता उनको नहीं, हरियाणा की चिंता उनको नहीं है। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस में अपना विश्वास जताया है। बड़ौदा एक मैसेज है पूरे हरियाणा के लिए कि हमारे लिए कौन ठीक है। रजवन जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं इनकी सलाह पर आप जी देख रहे हैं जी, एक सीट देखने के बाद खालिद साहब नहीं सलाहकार जबरदस्त बन गए। रजवन भाई सुनो, ये क्या है, एक सीट का मसला नहीं है, आपकी पूरी नीतियों के खिलाफ। देखो सरकार से चुनाव जो लड़ना, सरकार से चुनाव लड़ना, मैं शुरू से कह रहा हूं सरकार से चुनाव लड़ना, कोई कहीं आप कहीं भी देखेंगे तो आपको सरकार से लड़ना होता है, वहां के नेताओं से लड़ना होता है। पूरी तरह से आपके पूरे सांसद, पूरे मंत्री, पूरी की पूरी सरकार, पूरी सरकारी मशीनरी सब वहां लगी हुई है, बावजूद उसके कांग्रेस जीत जाती है। तो इसका मतलब यह है कि लोगों में सरकार के प्रति मतलब एक गुस्सा है, और लोग जितने भी वहां जब जीत डिक्लेयर हुई, जितने भी मीडिया के लोग वहां पे गए और जिन जिन लोगों ने अपना वक्तव्य मीडिया को दिया, उनका यह कहना था कि जो ये 3 कानून बनाए हैं भाजपा ने मिलकर, जेजेपी ने इनका विरोध क्यों नहीं किया, जेजेपी तो वहां वोट नहीं मांगने जा सकती। और दूसरा ये अगर इनके, अब पहले तो भाजपा के सारे प्रवक्ता ये कहते थे कि ये सब कुछ किसान के फेवर में है, हम किसान का ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब जेजेपी को और भाजपा को इस पे सोचना पड़ेगा कि जो कानून हरियाणा में जो लागू कर रहे हैं, जो भारत सरकार ने बनाए हैं, उनको अगर वो करेंगे तो ये सब उनके लिए खात्मा है। और हम ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इन कानूनों को हरियाणा से खत्म नहीं करवाएंगे। चलिए रेणु भाटिया जवाब। संपर्क टूट गया। योगेश कौशिक क्या कहेंगे आप खालिद चहलकर की बात पर? नहीं, एक्चुअली क्या है कि खालिद साहब जो बोल रहे हैं ना, ये इनको सूट करता है कि जेजेपी अगर उन्हें छोड़ देती है तो सरकार गिरने का खतरा तो बनता है। हाँ। तो इनके ये तो पॉलिटिकल आदमी है भाई, सलाह भी दे रहे हैं, उनके पक्ष की भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज नहीं कल उनको छोड़ना पड़ेगा, ये भी तय है। वो तो मैं चैनल पे आज पहली बार थोड़ा बोल रहा हूँ, तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ जेजेपी क्यों नहीं, वो ठीक है। अब एक बात और भी देखो ना, आप मैंने उनको यही कहा था, हम जब डिबेट में थे, दोहराया नहीं है, सच्चाई है। नहीं, जहाँ जेजेपी की बात होती है और जेजेपी के खात्मे की बात होती है, वहाँ इनेलो ऐसे ही मुस्कुराने लगती है। नहीं, अब आप इस चुनाव में देखिए ना, जेजेपी ने तो ग्राउंड खाली कर दिया ना, अपना ग्राउंड खाली कर दिया। अब अगली बार बीजेपी यहाँ पे चुनाव क्यों नहीं लड़ेगी? वो तो कहेगी 50,000 वोट लिए हमने, अपने दम पे लिए, आप लड़ो ट्रायंगुलर फाइट में, हम आने के लिए तैयार है। लेकिन ट्रायंगुलर फाइट में फिर जेजेपी नहीं रहेगी, फिर एनएलओ आ जाएगी। कोई ना कोई तो रिप्लेस बदल जाएगा, बदलेंगे, कोई ना कोई रिप्लेस करता है। जब वैक्यूम होता है तो कोई ना कोई रिप्लेस करता है, राजनीति का भी ये रूल है। अभी आप देखो, हम यहाँ पे इसी जगह पे बोलते थे
कि बिहार में नीतीश जी को फट्टे लगाएंगे, उन्होंने लगा दिया। अभी आएंगे रिजल्ट, देख लेना आप कल। लेकिन रुझान कुछ और नहीं, रुझान में नीतीश जी कहाँ हैं? बीजेपी है, तो वो तो करते हैं, उनका स्टाइल है, अच्छी बात है। कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, उनकी विस्तारवादी नीति है, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप वहां पे भी देखो ना, महाराष्ट्र का भी उदाहरण ले लीजिए आप। महाराष्ट्र में आगे जो है शिवसेना होती थी, अब जो है वो आगे हो गए। ऐसे ही यहाँ पे भी इनेलो और जो देवीलाल जी जब होते थे तो इनेलो आगे होती थी, देवीलाल जी आगे होते थे, बीजेपी पीछे लगू थी। ऐसे ही या आपके पंजाब में छोड़ना पड़ गया उनको। तो एनीवे, ये इनका एक अपना इंटरनल मामला है। पर मैं कुछ और एनालाइज कर रहा हूं चीजों को, कि उसमें एनालिसिस में मेरे एक बात आती है दिमाग में, कि जहां जहां भी बाय इलेक्शन होते हैं और बाय इलेक्शन अगर रूलिंग पार्टी हारने लगती है तो ये संदेश स्पष्ट होता है कि जनता उनको नहीं चाहती है। और इस बाय इलेक्शन की एक खास बात है, इस बाय इलेक्शन की खास बात यह है कि चुनाव 1 साल के बाद ही हो गया है। अभी तो 4 साल बाकी है ना। सरकार के खिलाफ वोट करने का मतलब सोच के देखिए आप। जो इनका तो कहने का स्टाइल है कि अगर काम कराना है तो हमें जिताओ, ये कहते हैं, कई जगह पे कहते हैं, ओपनली भी कहते हैं, यहां पे भी इनडायरेक्टली कहा इन्होंने। लेकिन जनता ने पसंद ये किया कि नहीं, हमारे यहां काम करोगे या नहीं करोगे, हम जिताएंगे इन्हें, ठीक है। इससे संदेश कुछ और मजबूत जाता है कि जो लोग जो हैं वाकई नाराज हैं। अब नाराजगी रेणु जी मान नहीं रही हैं कि भाई उस किसान बिल से नाराज हैं या उनके काम से नाराज हैं। काम की तो यहां पे भी बात करते थे ना, कांग्रेस वाले कहते थे हमने 10 साल किया, तुम 6 साल का भी तो जवाब दे दो। तो वहां पे लड़ाई उलझ जाती थी कि किसकी कमीज ज्यादा सफेद, ऐसी बातें शुरू हो जाती थी। तो वो तो लड़ाई तो रहेगी, किसने काम कितना ज्यादा किया। अब रेणु जी से मैं माफी मांगता हूं और मैं कहना चाह रहा हूं, रेणु जी ने मुझे डांट भी दिया और मुझे पता भी नहीं लगने दिया। लेकिन मैं जनता के ऊपर एक सवाल छोड़ देता हूं, रेणु जी माने ना माने, मैं जनता पे एक सवाल छोड़ देता हूं, ठीक है, जनता पे सवाल छोड़ देता हूं। चुनाव का जो बजट बताया है वो 28 लाख है। फरीदाबाद में रेणु जी हैं, गुड़गांव में हम बैठे हुए हैं, और मैं कह रहा हूं अपने दिल पे हाथ रख के, कोई भी मुझे ये मान जाए और छोटे से छोटे इलेक्शन में कि 28 लाख में कोई चुनाव लड़ सकता है तो मैं मान जाऊंगा। कोई भी आके बता दे हाँ जी 28 में मैं लड़के दिखाता हूं, कोई नहीं लड़ सकता 28 लाख में, सबको पता है। तो ये कंफर्मेशन अगली बार मैं आंकड़ों के साथ जरूर आऊंगा, ताकि रेणु जी मुझे ऐसे डांट ना लगा सके। और मैं मान सकता हूं कि मेरे पास इसका लॉजिक नहीं था, अभी भी नहीं है लॉजिक तो, लेकिन मैं मानता हूं, मुझे पता है, क्योंकि मैं डेप्थ में जाता हूं। मैंने बहुत लोगों को चुनाव लड़ते हुए देखा है। 30-50 लाख तो यहां काउंसलर के इलेक्शन पे लड़ जाते हैं, लगते हैं। और रेणु जी मना कर रही हैं, मैंने शराब बढ़ती हुई देखी है। काउंसलर में 2-2 करोड़ रुपए लगाए लोगों ने, गुड़गांव में, फरीदाबाद में लगाए 2-2 करोड़, और 2 करोड़ लगाने के बाद हार भी गए और पैसे दे के टिकट भी लेके आते हैं। जहां तक बातें होती है और चुनाव में पैसा लगाने की तो बात ही अलग है। अब जो मैं जो बात करना चाह रहा हूं, बीजेपी सरकार कहीं जाती नहीं है। यह जिक्र हुआ कि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैंने सबसे पहले जब बोला था तो कोई नाराज हो गए थे कि नहीं जी एक सीट से क्यों नहीं फर्क पड़ता। ये बात तो तब होनी चाहिए थी ना जब बीजेपी का कोई एक सीट गया होता। यहाँ तो उनके पास अवसर था, अवसर हाथ नहीं लगा। नहीं ना, बीजेपी जो है वो सीट जीत सकती थी, 100% जीत सकती थी, अगर जेजेपी वाला गणित ना अगर हाँ। अब मैं कह रहा हूं अगर ये ट्रायंगुलर फाइट होती, हम जो बात कर रहे थे, अगर इनेलो 32,000 ले जाती तो लेकिन बीजेपी की यहाँ गलती क्या थी? बीजेपी के पहले भी वोट कम थे, वो सोच रही थी कि जेजेपी के कम से कम कोर वोटर ही आ जाए। अरे नहीं, वोट कम कहाँ थे? पहले 37,000 थे, 5,000 से हारे, अब 50,000 आ गए, 10,000 से हारे। ये क्या गणित है? सोच के देखो ना, ये तो बीजेपी का वोट आना ही आना था। अगर हम ये बात कर रहे थे फाइट अल्टीमेटली 1:1 हो जाएगी, वो हो गई। अगर ये 1:1 ना होने देते, देखो ये इनमें वाक चातुर्य है, बोलते बहुत शानदार है। आपको यह समझना चाह रही हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जेजेपी से लोग नाराज थे, वो वोट मिलते नहीं, ठीक? तो जेजेपी के जो वोटर्स थे वो तो बीजेपी के खिलाफ थे, तो बीजेपी वहां से कहां से वोट बटोर लेती? जेजेपी के बटोर, अरे नहीं बटोर। हाँ, हमने यहीं पे इसी जगह से हमने एक बात की थी भी 60,000 से कम पे नहीं जीतेगा कोई, ठीक है। 60,000 बीजेपी के अगर नहीं जुड़ रहे थे तो बीजेपी ने को इनेलो को अपलिफ्ट करना चाहिए था, ये राजनीति कहती है। या बीजेपी का एक स्टाइल है जो मैं एनालाइज कर रहा हूं, लोगों को समझ में शायद वहां का ना आए, पर बिहार में बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने पप्पू यादव को खड़ा कर दिया एक साइड कर दिया है ओवैसी को। तो ये जो नजर आ रहे हैं नतीजे ऐसे आते हैं। देखो इनका इंटैक्ट वोट है, इनका कहीं नहीं जाता, ये 50,000 फिर भी आ जाता। अगर ये जो इनको झटका कहां लगा वो बताता हूं। वो झटका जो है वो दिया है हुड्डा जी ने, और हुड्डा जी ने दिया नरवाल को बिठा के। पहले नरवाल खड़े हो गए, पहले नरवाल को अपने साथ लगाए रखा कि भाई टिकट तुम्हें देंगे, टिकट उनको दे नहीं पाए। जब दे नहीं पाए
तो उनसे नॉमिनेशन कराया। मैं गारंटी करता हूं उन्होंने ही कराया होगा ये, क्योंकि राजनीति के खेल हैं ये। तो बीजेपी माहिर है इस चीज की, बीजेपी कर नहीं पाई है, ये बीजेपी और कॉन्फिडेंस में रह गई। अब हुड्डा साहब ने कराया तो ये वो माहिर हुए ना बीजेपी। हाँ नहीं, अब तो इस इलेक्शन में तो हो ही गए, इस इलेक्शन में तो हो ही गए। देखो 2-3 चीजों के लिए बीजेपी मास्टर है। जैसे इनका संगठन है बहुत अच्छा है, और काम करते हैं तो सारे के सारे दिल और जान से लगते हैं। और मैंने बताया गांव गांव में इनके लोग लग गए, इवन बूथ तक पे इनके लोग बैठे थे। हो सकता कांग्रेस के फिर भी ना हो वहां पे, ठीक है, इनेलो के भी नहीं रहे होंगे, लेकिन ये इन चीज के माहिर है, ये उसमें ये कामयाब रहे, ठीक है। उसके बाद इनका हर वर्कर मतलब दिल और जान से लगता है, ऐसे नहीं दिखाने के लिए घूम के आ गया, ऐसा कोई नहीं करता। काम आया नहीं है, हमारा सर्वे काम आ गया। हमारा सर्वे तो पहले हो गया था ना। बीच में बोलते रहिए ना, हमारा क्या, आपके सर्वे ने एक्चुअली प्रैक्टिकल दिखाया। अब आपके सर्वे पे किसने चैलेंज किया? उस दिन भी नहीं किया था, आज भी नहीं किया। और एग्जैक्टली नाराज हो गए थे, वो नाराज होते रहो, एग्जैक्टली सेम सर्वे था। इनकी बात का जवाब दीजिए। और फिर जब आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी तो जो खालिद चाहलका ने पूछा था वो मैं एक बार चाहूंगी कि वो दोहरा दे और आप जवाब दे। पहले योगेश कौशिक को जवाब दे। देखिए कौशिक जी बड़े माहिर हैं, बड़े वाक चातुर्य जो है ना उसमें बड़े एक्सपर्ट हैं, और इनकी रिफाइंड भाषा ये बहुत सारी चीजें कवर भी कर जाती है और ओपनली बोल भी जाती है। अब आप कवर कर मेरी किसी बात से इनको बुरा लगा हो तो मेरे भाई हैं। मैं नहीं, नारी सम्मान के हित में मुझे के लिए मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन आपने जिस तरह के 2-3 बातों को बोला उसके लिए मैंने आपको कहा कि आंकड़ों के बिना और इन चीजों के बिना हमें शायद नहीं बोलना चाहिए, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए मैंने इस बात को कहा था। और रही बात ये कि कौन इस इलेक्शन में चतुर रहा, कौन नहीं रहा, कौन कैसा गेम खेलता है, ये चुनाव है। योगेश जी आपने हजारों चुनाव देखे होंगे, जीत हार सब जगह है, पैसों का खेल आप बार बार बोल रहे हैं। नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। रेणु जी एक छोटा सा, नहीं रेणु जी मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए, मुझे नहीं करना, उसको छोड़ दीजिए। रेणु जी कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, मुझे सुन के आप जवाब दीजिए। सुनो एक मुझे सुन लो पहले। मेरा कहना ये, अगर ये ट्रायंगुलर फाइट हो जाती जैसा कि जींद में हो गई थी तो आप 100% जीतते, ये कहना है मेरा। और 1:1 फाइट हो गई और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये इलेक्शन मैनेजमेंट होती है, वो शायद आप लोग नहीं कर पाए, ये मेरा कहना है। पैसे को तो भूल जाओ, पैसा तो सबके पास है आज के दिन। देखिए हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, जिनके मार्गदर्शन में हमने चुनाव लड़े, वो मुझे लगता है अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा जो है कार्य किया, और कार्यकर्ताओं ने भी बहुत जीतोड़ मेहनत की। लेकिन जनता का मैंडेट हमें नहीं भूलना चाहिए। जनता जो मैंडेट देती है उसको स्वीकार करना चाहिए। क्या आकलन जनता ने सोच के रखा, ठीक है, हम लोग पार्टी के लोग हैं, हम लोग सरकार के लोग हैं। सरकार उसी तरह से अपने हर क्षेत्र का काम करेगी जिस तरह से पहले करती रही है, और सभी क्षेत्रों को सबके साथ सबके विकास के लिए आगे बढ़ाती रहेगी। इस बात के लिए हमारी कोई दो राय ही नहीं है, हम कहीं पर भी इस चीज के लिए पीछे नहीं है। चलिए ठीक है। अभी जो दोनों की बात से निकल कर आया था, जो खालिद चाहलका ने कहा था, रेणु भाटिया, और जो योगेश कौशिक कह रहे हैं वो ये कि जेजेपी को साथ लेकर चलना आप लोगों को भारी पड़ गया। अकेले चले होते, अकेला चल हो रहे की तरह उस तर्ज पर तो जीत गए होते। इसका जवाब जो योगेश कौशिक की बात थी वो लूंगी मैं आपसे। और खालिद चाहलका ने कहा कि बीजेपी का ये एक ट्रेंड रहा है, वो जिस पार्टी को साथ लेकर चलती है उसे खा जाती है, ये इनके शब्द थे। तो इनका जवाब मैं ब्रेक के बाद आप ही के साथ लौटूंगी। रेणु भाटिया, रजवंत डाइनवाल जी उनके बाद आऊंगी। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर ले रही हूँ, फौरन लौटूंगी। का बलवान कौन, इस कौन का जवाब मिल गया है, जिसका जवाब हमने अपने सुपर सर्वे में ही आपको दे दिया था, बता दिया था कि कांग्रेस यहां पर लीड कर रही है, जीत रही है और जीत गई। कमोबेश वही नतीजे निकलकर सामने आए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर पैनल के पास वापस लौटकर जाऊंगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि रेणु भाटिया से प्रतिक्रिया लेते हुए, रजवंत डाइनवाल से होते हुए मैं कांग्रेस और योगेश कौशिक के पास लौटकर आऊंगी। रेणु जी, बहुत ही सरल सवाल मैंने पूछा था कि हार का कारण क्या रहा। आपने हालांकि एक दो टूक कह दिया कि हम मंथन करेंगे, समीक्षा की जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन एक इशारा जो योगेश कौशिक ने दिया, स्पष्ट बात जो यहाँ पर खालिद चाहलका ने कहा कि कहीं ना कहीं जेजेपी को जो आप लोग साथ लेकर चले ना, वहां गणित बिगड़ गया, स्वीकार करेंगी?
देखिए, जब दो पार्टनर्स होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बराबर की हर चीज के हिस्सेदारी के होते हैं। और अगर हम पार्टनर्स हैं, अगर हमारा गठबंधन है, तो हमने मिलकर चुनाव लड़ा है और डंके की चोट पर लड़ा है। और जेजेपी ने भी उतनी ही मेहनत की जितनी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की। तो इसलिए इस बात को कहना कि अगर वो होते या वो ना होते, ऐसे तो हम भी कहें कि अगर कांग्रेस ना होती कई पार्टियों के साथ, महागठबंधन कई जगह पर ना होता, या महागठबंधन होता उनमें कांग्रेस ना होती, तो समीकरण कुछ और होते। तो इस तरह की बात करना मुझे लगता है अशोभनीय भी है, और कोई इसमें हार जीत को लेकर इसमें मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनेगी कि हम कहें कि हाँ जी ये उनकी वजह से हुआ या उनकी वजह से। हम तो ये कहते हैं कि हमने पूरी मेहनत की, हमारे हर कार्यकर्ता ने, हर अधिकारी ने, हर नेता ने भरपूर मेहनत की है, और जनता को हर चीज के लिए उन्होंने कन्विंस करने का प्रयास किया कि सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है। एक सवाल जो और उठाया योगेश कौशिक ने ये कि अक्सर ये देखा गया है 10 में से आप 98 बार ये कह सकते हैं कि उपचुनाव रूलिंग पार्टी ने ही जीता। लेकिन अगर रेणु भाटिया सुने, रेणु भाटिया सुने, हमें इंटरनल तरीके से करना है। ठीक है रेणु जी सुनिए, जो एक बात योगेश कौशिक ने कही कि अक्सर ये देखा गया, अमूमन हम यही देखते हैं कि रूलिंग पार्टी उपचुनाव जीत जाया करती है। चूंकि लोगों में एक ये बात रहती है कौशिक साहब, हमेशा से हमने देखा है कि जो सरकार में अगर हमने उसके नुमाइंदे को जिता दिया तो हमारे यहाँ के काम हो जाएंगे और सरकार इस इलाका विशेष पर ध्यान देगी, इसलिए रूलिंग पार्टी जीत जाती है। लेकिन अगर उपचुनाव रूलिंग पार्टी ना जीते तो फिर सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि दिन लद गए हैं और लोग नापसंद करने लगे हैं। यूपी और एमपी में जीत गए, अब जीत रहे हैं। हाँ अभी इसी हाँ, तो क्या आप सहमत हैं इनकी बात से? क्या बीजेपी समझ रही है कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी को? रेणु जी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आप ही से कौशिक जी से कोई बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। कौशिक साहब का मैंने संदर्भ दिया, उन्होंने एक बात कही कि रूलिंग पार्टी उपचुनाव जीत जाया करती हैं, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं ये भावना होती है, ये सोच होती है कि जो सरकार के नुमाइंदे होंगे वो हमारा काम बहुत तेजी के साथ और बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा करवा देंगे, इसलिए लोग रूलिंग पार्टी को वोट देते हैं। रूलिंग पार्टी अगर ना जीते उपचुनाव को अगर रूलिंग पार्टी ना जीते तो कहीं ना कहीं सरकार को समझना चाहिए कि वो लोगों में अब एक नापसंद बन गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हमने हर तरीके से सरकार के तौर पर ईमानदारी से हर क्षेत्र में काम किया है। और अगर आप उपचुनाव जीतने की बातें करते हैं तो हमने यूपी में, आज गुजरात में देख लीजिए, कई जीत रहे आप सारे, बिल्कुल एमपी में भी अच्छा कर रहे हैं। और हमने पिछले ही वर्ष जींद का चुनाव भी हमने जीता ही था, उपचुनाव था। तो ठीक है, अगर इस बार अगर जनता ने अपना मैंडेट दिया है तो हमें उस बात को भी बड़ी खुशी से स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने हमें ऐसा मैंडेट दिया, तो उसके पीछे रीजन क्या है उसकी समीक्षा करनी चाहिए, खालिद चहल का बोलिए, करना चाहिए, और वो हम करेंगे। लेकिन हमारे एक सवाल खालिद चहल का ने जो पूछा था, मैं चाहती हूँ दोहरा दीजिए, आपने क्या कहा था कि बीजेपी जेजेपी को खा जाएगी? हाँ, वो तो मैंने कहा था। हाँ, नहीं वो थी नहीं, डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप दोबारा पूछ सकते हैं। चलो, मैं अब उनसे ये पूछता हूँ, जो आप रेणु जी कह रही हैं कि जनता ने जो जनादेश दिया है, आप ये भी समझ लीजिए कि जनता जनादेश के साथ एक संदेश भी दे चुकी है। उसको अगर आप समझ पाए तो बेहतर, नहीं समझ पाए तो बेहतर। जनता ने संदेश क्या दिया है कि आपकी जो नीतियां हैं, क्या आप अपने लिए कह रहे हैं? अपने लिए कह रहे हैं क्या? इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कह रहे हैं क्या ये बात? नहीं, ये तो कांग्रेस है। कौन जिम्मेवारी लेगा और रिजाइन करेगा? नहीं, ये किसके लिए कह रहे हैं ये बात? इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कह रहे हैं? आपके लिए कह रहे हैं कि जनादेश के साथ साथ एक संदेश दिया। और सुनिए, मैं समझ गई हूँ बात को। जनता ने तो, ये मेरे कांग्रेस के भाई बोल रहे हैं, जनता ने तो संदेश और मैंडेट जींद के चुनाव में भी दिया था आपके राष्ट्र प्रवक्ता को। तब तो आप नहीं बोले इतनी बड़ी बात। आज एक उपचुनाव जीत गए तो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप चुनाव हार जीत नहीं करते। जब लोगों ने राहुल गांधी जी को नकारा था क्षेत्र में और उनको दूसरी वायनाड भागना पड़ा,
तब क्या मैंडेट था और तब क्या संदेश था। तो मेरे को लगता है हम राजनीति में हैं और आज चुनाव हारे, कल जीतेंगे, फिर जीतेंगे, और इस तरह से हार जीत लगी रहेगी। तो क्या इस तरह की आप भाषा का प्रयोग करेंगे? यानी आप अपने ऊपर भी तो उंगली उठा रहे हैं, आप अपने ऊपर भी तो देखिए। आपने कहां जनता का मैंडेट आपको नकारा गया और आपको संदेश दिया गया, आप वो भी तो देखिए। आज गुजरात में हम सारी सीटें जीते हैं उपचुनाव की, तो वहां क्या था आपके लिए? बिहार की स्थिति आप देख लीजिए, आप तो महागठबंधन में थे। क्या इसका मतलब आपको जनता ने नकारा हुआ है ना? एहसास करते हैं ना कि जनता ने नकारा है। तो इस बात को एहसास करके, इस बात की समीक्षा करके, इस बात को सोच करके चले। रेणु जी, आप एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव क्यों हुआ? मध्य प्रदेश में उपचुनाव क्यों हुआ, आप ये बता सकते हैं? मध्य प्रदेश की आप बात करिए, असली तो मैं बात करता हूं आपसे हरियाणा की, कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसके साथ एक संदेश भी दिया है। आप उसको ना माने, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी पर चलेंगे, प्रदेश की जनता की कोई बात नहीं सुनेंगे और अपने हिसाब से सरकार और तंत्र को चलाएंगे। ये तो हुई एक बात, ये हार जीत की बात नहीं। अगर आप इसको हरियाणा के लोगों के इस हार के संदेश, जनादेश को आप संदेश नहीं मानते, तो ये आपका घमंड है, एक बात। दूसरा, जो मध्य प्रदेश की बात कर रही हैं, आप जानते हैं कि वहां उपचुनाव क्यों हुआ है? आपने, आपके दल ने वहां क्या स्थिति पैदा की है, किस सतर पे जाके वहां चुनाव हुआ है। दूसरा, अगर हम हरियाणा की बात करें, आपके डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि हम ये चुनाव हारेंगे तो हम ये राजनीति छोड़ देंगे, या कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? कोई लेगा इसकी जिम्मेवारी इस हार की? आपने कबूल कर लिया, ठीक है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी कोई लेगा इस हार की? कोई कहेगा कि हाँ हमसे गलती हुई है और हम इस हार को एक्सेप्ट करते हैं और जैसे जोगिंदर मलिक ने एक्सेप्ट किया कि हार का जिम्मा लेता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्य है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या डिसीजन लेना है, किसके हार की जिम्मेदारी लेनी है, ये हमारी पार्टी का विषय नहीं लेंगे। डिस्कनेक्ट हो गई योगेश कौशिक जी। मैं एक बात तो ये कह रहा हूं, मैडम रेणु जी जो कह रही थी ना कि हमने मिलके चुनाव लड़ा है, मैं उसको मानता नहीं हूं, मैं उसे खारिज करता हूं। क्योंकि मैं पहले भी एक बात कर चुका हूं, ये हिस्सेदारी कहां नजर आई आपको? भाई कैंडिडेट आपने बीजेपी का लिया, सिंबल आपके पास बीजेपी का है, तो हिस्सेदारी कहां? जेजेपी तो ऐसे थी जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नहीं जुड़ गए, जवाब ले ले। तो रेणु जी जवाब। रेणु जी, मैं जानना चाह रहा हूं, हिस्सेदारी की आप बात करते हैं, जेजेपी को आपने इंक्लूड कहां किया? ना तो उनका कैंडिडेट लिया आपने, ना उनका सिंबल लिया आपने, ना उनको कुछ दिया। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिल से आपके साथ क्यों जुड़े? सिर्फ खड़े होने का मतलब, सरकार में है तो सिर्फ खड़े हो गए, आपके साथ आके खड़े हो गए, और जो वोट आपको मिले वो मिलने ही दे इतने। जब 32,000 वोट जाने थे तो आपके पास ये शेयर आना था। आप तो बड़े मैच्योर वक्ता है, आप तो बहुत मैच्योर वक्ता है, आप ये बात कैसे बोल रहे हैं? जब गठबंधन होता है तो दोनों पार्टियां तय करती हैं कैंडिडेट किसका होगा, और सरकार में हम लोग हैं तो तय नहीं होगा कि कैंडिडेट कौन होगा। ये तो कोई अस्वीकारने बात ही नहीं है। क्या जेजेपी और भाजपा ने मिलकर तय नहीं किया था ये? नहीं, कोई अखबार ये नहीं कहता कि जेजेपी इंक्लूड की गई किसी मीटिंग में। मैं अखबार पढ़ के बात करता हूं, किसी अखबार में ये नहीं आया कि दुष्यंत जी या सीएम साहब बैठे और उन्होंने इनका नाम तय किया। ये जरूर आया कि शर्मा जी आए, रामविलास शर्मा जी आए, और वो इनको लेके गए और वो टिकट दिला के लाए हैं। मैं तो वही बात करूंगा जो मैं सुनता हूँ या देख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आज आप किसकी भाषा बोल रहे हैं? मैं भाषा, अरे मैं तो वो अखबार जो आपके लिखते हैं उन्हीं को बोल रहा हूँ। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ आपके बोलने पर। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं तो कैसे मान लूँ? योगेश्वर दत्त पहले भी आपके कैंडिडेट थे, आज भी आपके कैंडिडेट हैं। सुनिए जी, सुनिए कौशिक जी, क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ? क्योंकि आप बड़ा सटीक, क्लियर तथ्यों के ऊपर बड़े अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज आप बार बार इस तरह की बातें बोल रहे हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज इसलिए हो रही हूं कि लेटेस्ट चुनाव के दिनों में जितनी रैलियां, जनसभाएं, जो भी रहा, उनमें दुष्यंत चौटाला जी और माननीय मनोहर लाल जी इकट्ठे रहे। कई रैलियां उन्होंने की, कई उन्होंने की, और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रैली सब मिलकर करी। तो आप कैसे कह रहे हैं अब्दुल्ला दीवाना और शादी और ये बेगाना? ये सच है जो आप बोल रहे हैं। किस स्ट्रेटेजी के तहत कहा? ये सच है, लेकिन ये आधा सच है।
आधा सच है ये मैं जानना चाह रहा हूँ। एक प्रोसेस होता है चुनाव का। क्या आधा सच है? एक चुनाव क्या आप क्या अनामिका क्या आपके चैनल ने वो वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाया जिसमें दुष्यंत जी और मनोहर लाल अरे मैं हाँ कह रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चुनाव में कैंडिडेट कैसे और किसने चुना, जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे थे। अरे मैं हाँ कह रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा किसी चीज से। मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट किसने और कैसे चुना, तो फिर इट इज ए कंप्लीट, ये सारा का सारा बीजेपी का ही था। अब्दुल्ला कौन है, दीवाना कौन है? जेजेपी को आपने अब्दुल्ला दीवाना बना के बिठा दिया। चलो जी अब हमने मंच तैयार कर दिया, नाच जाओ थोड़ी देर। कैसे उनको बेचारों को मिला क्या इसमें? दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, दोनों पार्टियों ने कैंडिडेट एक को समर्थन किया, हाउ डोंट यू एग्री? इट्स नॉट दैट यू विल हैव टू डिसाइड। गवर्नमेंट आपने एग्री किया है, बीइंग गवर्नमेंट एग्री किया है, बीइंग पॉलिटिकल पार्टी आपने एग्री नहीं किया। नहीं, जेजेपी की तरफ गवर्नमेंट आपने एग्री किया, मैं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है जेजेपी जब तक ये कह रही है कि जेजेपी होती तो आज जवाब उनसे लेते। अगर ये जवाब ऐसे आपका नहीं है, रमेश्वर दत्त साझे उम्मीदवार थे, साझे प्रत्याशी थे, तो फिर ये सवाल भाई खत्म हो जाता है। उन्होंने वोट अगर दिलाए होते तो मैं आज आपके पक्ष में खड़ा होता। हाँ जेजेपी ने आपको वोट दिला दिए और आप जीत गए, मैं मान लेता, लेकिन जेजेपी वोट नहीं दिला पाई, इसलिए मेरा सवाल है ये। अगर साथ होते ना आपका ये एग्जाम्पल गलत है आज अब्दुल्ला दीवाना वाला। आप रिफ्रेश करिए अपने इस एग्जाम्पल को। मैं जेजेपी को साथ तब मानता जब आपके हक में 70,000 नहीं तो 65,000 वोट आ जाते, 60,000 भी आ जाते तो मैं मान कैसे लूं? ये तो वोट आपके वैसे भी आने थे। उन्होंने मेहनत की और पार्टी के दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने मिलकर ये तय किया कि कैंडिडेट मैं एक बार फिर पूछ लेती हूँ रेणु भाटिया, इस बात के लिए अनामिका की टीम ने कवर किया, एक बार नहीं 20-20 बार कवर किया। रेणु जी मैं एक बार फिर पूछ लेती हूँ, बीजेपी को 50,000 तो वैसे भी मिलने थे, आपके तो ये वोट आ ही जाने थे। जिस तरह का हमारा सर्वे था, कांग्रेस जीत रही थी लेकिन आप बहुत पीछे नहीं थे, तो जेजेपी को साथ लेकर चलने का नुकसान हुआ क्या? आपको भी पता था कि आपके खिलाफ वोट लेकर वो जीते थे, जितनी भी सीटें जीतकर आए थे। एक मिनट सुन लीजिए मैम, फिर गठबंधन में सरकार बनाना आपकी व्यवस्था थी क्योंकि बहुमत नहीं मिली। नहीं तो बीजेपी अच्छे से जानती थी कि जमुना पार का रास्ता दिखाकर दुष्यंत चौटाला ने वोट बटोरे थे अपनी जेजेपी के लिए। ठीक, बीजेपी को जमुना पार दिखाना चाहते थे, तो ये बीजेपी जानती थी कि जेजेपी बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर आई है। उसके बावजूद ये सपना बुनना, क्या ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं थे कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आपका वोट हमें मिल जाएगा और योगेश्वर दत्त जीत जाएंगे? आपको जितने वोट मिले हैं वो तो आपके थे ही, वो आपके अकेले अपने दम पे थे। तो क्या जेजेपी को लेकर चलना नुकसान कर गया? ये सवाल था ना, ये क्वेश्चन। यस, यही है। देखिए, जब दो पार्टियों का गठबंधन है, एक मुख्यमंत्री दूसरा उप मुख्यमंत्री, ये कहीं लिखा नहीं है मैम कि अगर गठबंधन में गठबंधन ही है, वो समाहित नहीं हो गए थे सरकार में, गठबंधन ही है, वो अपना भी उम्मीदवार उतार सकते थे, जींद उपचुनाव में क्या दिग्विजय लड़े नहीं थे? हाँ। लेकिन दोनों नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बैठकर ये तय किया। हाँ। नहीं, वो उस तय करने पर ही सवाल है, उस तय करने पर ही सवाल है कि अगर अकेले भी चले होते तो इतना तो तब तय हुआ ना। तो पार्टी के शीर्ष नेताओं ने तय किया ना इस बात को कि हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन सरकार इकट्ठा चुनाव लड़ेगी। और आपके चैनल ने 20 बार दिखाया इसको, हमने कई बार डिबेट की इसके ऊपर। फिर आज अचानक से ये प्रश्न अरे मैडम आज हम उम्मीदवार कौन होगा या होना चाहिए था उस पर नहीं बात कर रहे। नहीं रेणु जी समझिए आप बात को, हम तो बस जैसे आप बाद में मंथन करेंगे, आप समीक्षा करेंगे, हमें जो आसार दिख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी में अकेले ये दम था, अकेले अपने बूते वो 50,000 सीट लेकर आ सकती थी। ये बीजेपी भी जानती थी कि आपको ये वोट मिलेंगे। ठीक, ये बात कहना कि वो हमारे साथ गठबंधन में हम डबल इंजन की सरकार है इसलिए हम उनको साथ लेकर चले, ये कोई बात थोड़ी होती मैडम। उपचुनाव में तो अलग ही लड़े थे, अगर साथ लेकर आप नहीं भी चलते इतने वोट तो आपके जब भी आते, अगर आप साथ लेकर नहीं चलते इतने वोट तो आपको तब भी आ रहे थे हमारे सर्वे में। अब तो सटीक हो गया सर्वे, कांग्रेस जीत गई, इतने वोट तो हम आपको दिला ही रहे थे, बीजेपी को दिला रहे थे हम सर्वे में।
हमने वहां पे बीजेपी प्लस जेजेपी नहीं बोला, हमने बीजेपी को इतना वोट मिल रहा था, ये तो आपके अपने खुद के वोट है। एक और रेणु जी, आप जरा ज्यादा नाराज हो रहे हैं आज। सुनो मेरी बात, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। वो जो 31,000 वोट है ना, बिल्कुल नहीं हो रही। ओके, पूरी सुन लो फिर, आपके काम आएगा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं छोटी सी बात कह रजवन जी, एक सेकंड आ रही हूँ मैं जरा, बहुत देर से वो देख रहे हैं ना, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो बहुत कुछ मिस कर दिया आपने। अभी जो सुन रहे थे उस पर प्रतिक्रिया देंगे आप तो खुश होते सबसे ज्यादा। सुन भी लिया और समझ भी लिया, उसको मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया। जिस प्रकार कौशिक जी जो बात कह रहे हैं और हमारी बहन रेणु भाटिया जी जिस प्रकार से सफाई दे रही है, वो बिल्कुल सही है कि 70,000 की वोट जो उनको प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो पाई, तो उसकी तो ये समीक्षा करेंगे ही करेंगे कि क्या कमी रह गई कि जो लोग इतनी बड़ी बातें करते थे। तो किसान, चाहे किसान लगा लो, चाहे बड़ौदा की जनता लगा लो, आम जनता लगा लो, उन्होंने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का काम किया है, चाहे वो अपने हल्के से ही करे। एक आदमी बूथ पर अपनी लड़ाई लड़ता है तो वो अपने बूथ से हार और जीत करता है, उसके बाद के कैंडिडेट का कुछ भी हो। तो बड़ौदा की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया, जेजेपी और बीजेपी दोनों को। रही बात ये कि जब जिस कैंडिडेट की जिसके बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन तो तब हो जब एक उम्मीदवार का हो या फिर उम्मीदवार हो किसका, लेकिन ये तो दोनों ही बीजेपी की हार है। बीजेपी के ट्रांसफर हो रही, बहुत वोट ट्रांसफर की, तो जेजेपी अपना जनाधार कितना था और वो कितना बीजेपी को दे पाई है, इसका मतलब तो ये हो गया कि बीजेपी और जेजेपी का तो वहां पे कोई जनाधार बचा ही नहीं। तो अब रही बात ये कि हम जनता की आवाज को उठाने के लिए वहां पे आए थे, जनता हमें वोट देना चाहती थी, लेकिन सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ना जीत जाए, जिससे वो दुखी है, परेशान है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिए थे। अभी रेणु जी, मैं आपको ना थोड़ा सा एग्जांपल देके सुना रहा हूँ बात, आप समझ लेना। परेशानी से आपको वोट मिले हैं। सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में सुनो मैडम, प्लीज मध्य प्रदेश में आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा, उनके ग्रुप को तोड़ के आप अपने साथ ले गए, वहां आप चुनाव लड़े और वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके पक्ष में वोट करा पाए, इसीलिए वहां पे आप जीतते नजर आ रहे हैं और आप जीतेंगे। लेकिन यहां आपने जो दुष्यंत जी को समझा कि ये मुझे ट्रांसफर करा पाएंगे, वो नहीं करा पाए। वो हमारा सर्वे भी यही कहता था, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो आपने, मेरा फिर बार बार कहना है और आपके यहां पे भी जो मंथन होगा पता लग जाएगा, अगर ट्रायंगुलर फाइट रही होती, मैं कह रहा हूं जेजेपी अगर नहीं लड़ी कोई बात नहीं, इनेलो अगर फाइट में आके ये 30,000 ले जाती तो आप 100% जीतते। ये हमारा आकलन पहले दिन से है। तो हम ये कह रहे हैं कि जेजेपी जब आपको कोई लाभ ही नहीं दे रही थी तो आपने क्यों अपने साथ रखा उनको? देखिए, शीर्ष नेताओं का जो निर्णय था उसके हिसाब से पार्टी का कार्यकर्ता उसी के हिसाब से कार्य करता है। लेकिन हम समीक्षा करेंगे और मुझे लगता है कि हमारे योगेश्वर दत्त जी ने बहुत अच्छे बहुमत पाए हैं और उन्होंने धन्यवाद भी किया जनता का। और माननीय धनखड़ जी ने भी इस बात को कहा कि पहले से ही तय था कि ये कांग्रेस की सीट है, हम तो एक प्रयास कर रहे थे कि हम किसी कार्य को अच्छा कर पाए वहां। और कोई बात नहीं, जीत हार से जो है जनता के मैंडेट के ऊपर है। हम लोग सरकार की तरफ से पूरा कार्य करते रहेंगे। जहां जहां हमारी सीटें नहीं भी हैं, जहां 90 में से सारी सीटें हमारी नहीं है, जहां नहीं है सरकार में हमारे एमएलए, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ही कार्य कर रही है। हमारे माननीय मनोहर लाल जी ही कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्रों को भी वही देखते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि हम समीक्षा करें कि कहाँ क्या कमी रही, कैसे रही। ये समीक्षा हर पार्टी करती है, कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक पार्टी का एक कार्य है, जीत की भी समीक्षा करनी चाहिए और बेहतर होने के लिए, और हार की भी समीक्षा करनी चाहिए। और बिल्कुल आखिरी सवाल, समीक्षा बिल्कुल आप भी करेंगे, रजवन डहीनवाल भी करेंगे। रजवन डहीनवाल अकेले करेंगे, अकेले चले थे, आप साझे आए थे, तो जेजेपी के साथ बैठकर समीक्षा करेंगे या पार्टी अलग अलग समीक्षा करेगी? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन किस तरह से और समीक्षा करेगा। दोनों लेंगे या पार्टी अकेले लेगी? तो हर तरीके की बात होगी। देखिए, जब जीत का जिम्मा होता तो बीजेपी का जिम्मा, इसीलिए गठबंधन है तो हार और
ये आपका कहना है। हार और जीत गठबंधन अगर 70,000 आती, 70,000 आती और जिस 70,000 आती तो बीजेपी जेजेपी का रणनीति सुनिए तो अनामिका, मुझे आपकी बात समझ आ रही है। जिस प्रकार रणनीति बनी, इकट्ठे चुनाव लड़ने की नीति बनी, दोनों नेताओं ने की, दोनों पार्टियों ने की, उसी प्रकार हर चीज की समीक्षा भी दोनों पार्टियां करेंगी। कथित तौर पर तो इकट्ठे ही था मैम, कथित तौर पर तो इकट्ठे ही था। मैं फिर भी कहूंगी कि ये जो 50,000 वोट थे वो आप अकेले अपने दम पर ला सकते थे, या हालांकि आपका पार्टी का अपना स्टैंड होना चाहिए। आप लोग खुद मंथन करेंगे, समीक्षा करेंगे, लेकिन जोगिंदर मलिक को इनेलो को कहना नहीं पड़ा। जोगिंदर मलिक ने खुद कह दिया कि मैं हार का जिम्मा अपने सिर लेता हूं, मैं हार गया। तो अभी कम से कम बीजेपी जेजेपी, अभी तो जेजेपी के प्रवक्ता भी नहीं आए। 2 घंटे से मैं अकेले डिबेट कर रही हूँ यहाँ पर। एक मिनट उन्होंने न फोन पे वक्त दिया, न वो स्टूडियो में आए, न वो लाइव जुड़े। नहीं तो हम उनसे भी पूछते हैं कि हार का जिम्मा आप ले रहे हैं क्या, केवल आपसे नहीं पूछते। ये सवाल 10 सेकेंड गलती उन्हीं की है। हाँ। तो बीजेपी की तो दाद देते हैं, 50,000 आप अपने दम पे ले गए। बिल्कुल, आप फिर भी हमें गालियां दे रहे हैं, बताओ। नहीं, गालियां कोई नहीं दे रहा। ओके, धमका रहे हैं थोड़ा सा। नहीं, धमका भी नहीं रहे। चले ठीक है। 10 सेकेंड फाइनल कमेंट खालिद चहल का, एक बार फिर बधाई। 10 सेकेंड क्या कहेंगे? आपकी बधाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो ये रेणुका जी कह रही है कि रेणु जी कह रही है कि एक तय गठबंधन, इस तय गठबंधन को हरियाणा बड़ौदा हरियाणा में है और हरियाणा में चुनाव हुआ है, बेशक के विधानसभा में उस तय गठबंधन को नकार दिया है। चलिए ठीक है, हो गया। राजमान टाइनवाल 10 सेकेंड। देखिए, चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। बहुत बड़ी बात। चुनाव हारे थे, हम उसी दिन से ही अपने मैदान में फिर लग गए। चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। रेणु भाटिया यही कहेंगी? बिल्कुल, चुनाव में हार जीत होती रहती है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी मेहनत करी। हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन्होंने हमें 50,000 वोटों से नवाजा है उनका तो और भी ज्यादा शुक्रिया। हम और अधिक मेहनत करेंगे और हम उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस को बधाई दे रही है। 1 सेकंड, नहीं 10 सेकंड खत्म हो गया। खाली चल गया बस सर, पार्टी कीजिए आप। नहीं बिल्कुल नहीं। किसान जो बिल कांग्रेस को बधाई दे रही है, आप हो गया सर। किसान कानून जो बने हैं उन पर कुछ कहेंगे आप? प्लीज सर, बाज नहीं जीत गए तो 10 सेकंड से ज्यादा थोड़ी नहीं आएंगे। जीत जाएंगे लेकिन बाज नहीं आएंगे। किसान जो किसानों को विरोध में, प्लीज सर, आप जीत गए तो आपको 10 सेकंड से ज्यादा थोड़ी ना मिल जाएगा। एक सवाल तो पूछने दीजिए। मैं आपको बधाई दिलवा रही थी, लेकिन आपने बधाई तो मैंने ले ली। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बधाई के साथ साथ कंक्लूड कीजिए। 10 घंटे हो गए आपको बधाई हो गया प्लीज। तसल्ली नहीं हुई। कंक्लूड करें। सबसे बड़ा बधाई का पात्र हरियाणा न्यूज है, जिसने पहले भी और इलेक्शन के बाद भी जो कहा वो सच निकला। और मुझे उम्मीद है जनता इसको अप्रिशिएट करेगी, और जनता ने वही किया जो हम वहां से ग्राउंड जीरो से लेके आए। और जब कहा वो सच निकला। जब कहा तब ये सही निकला। तो रेणु जी, हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारी बात भी सुन लिया कीजिए थोड़ी सी। किसान मिलकर और बोल दीजिए। ऐसे धुआंधार दौरे नहीं हुए थे सीएम के। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का यहाँ पर आने के लिए। और एक बार फिर कहेंगे, गर्व से कहेंगे और बहुत खुश होकर कहेंगे कि हरियाणा न्यूज के सुपर सर्वे पर बड़ौदा की जनता ने अपनी मुहर लगाई।